आपको जीतना ही है, अगर जीत नहीं सकते तो फिर वीरगति। वापस मत आना। There is no option. You cannot accept defeat. It's not a sport. Defeat is not an option. मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी हम निकल जाते हैं। अब वो तो है कि लड़ाई के मैदान में आप हथियार लेके चल रहे हो तो समटाइम बेयर ईट्स यू, समटाइम यू ईट द बेयर। तो खून तो बहेगा ही, हमेशा आप ही दुश्मन का खून नहीं बहोगे, दुश्मन भी आपको कुछ ना कुछ खून तो निकाल ही देगा। NSA का इंटरव्यू लिया मैंने कहा सर मैंने ये टास्क शुरू किया है और ये तो मैं ख़त्म करके जाऊँगा। उन्होंने सुनी मेरी बात ध्यान से, मेरे साथ काफ़ी देर बैठे कि भाई आप अपने कैरियर को लेके इतने रेकलेस क्यों। हम लेक के बीच में चले गए और सडनली मैंने कहा क्या है ये तो बढ़िया है, बड़ी कुछ नहीं टूटता सब। और उसके बाद सिर्फ ये बोल के और थोड़ा सा आगे गया और पानी में सीधा अंदर बर्फ़ टूट गई और मैं पानी में गिर गया। और अंदर बर्फ़ की करीब परत जो है वो इतनी मोटी थी, इतनी करीब 1-1.5 फीट थी वहाँ पे, पर कुछ क्रैक था वो मुझे दिखा नहीं और मैं सीधा अंदर गया, एकदम अंदर डार्क। और बस ऊपर थोड़ी सी वो जहाँ से मैं आया था वो रोशनी दिखाई दी थी। मैं इधर उधर नहीं गया, मैं सीधा उस रोशनी की तरफ वापस गया और जैसे सिर्फ बाहर निकाल के मैंने अपने हाथ टच कराए। से वो लोग जो थे वो AK-47 लेके कोई अपना आप रेस्ट कर रहे हैं, कोई बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले सेंगर सर उतरे, तो सेंगर सर जो थे वो सिविल ड्रेस में थे दोनों, वो भी हथियार रखा था। तो उसने भी वो जो भी सेंट्री खड़ा था उसने स्माइल किया, स्माइल करके, लेकिन बिफोर जैसे ही उसने रियलाइज़ किया उसने राइफल उठाई, सेंगर सर ने फायर कर दिया। दोनों ने गोली चलाई एक दूसरे के ऊपर। मैंने कहा यार ये मेरा पहला एनकाउंटर था। मैंने कहा इनके पास तो हथियार है, अच्छा ये लेकिन क्या हो सकते हैं। मैंने कहा वो हथियार है, ये शायद वो बड़ी टेररिस्ट पार्टी है तो हमको मारना चाहिए। पहला तो फिर हमने भागते भागते गोली चलानी शुरू करी। थोड़ी देर में 1 घंटे बाद तो वो फिर ज़बरदस्त फायर। फिर सर आए रेडियो सेट के ऊपर कि शेखू मेरे तो लग गई, मैं तो नहीं बचूंगा अभी, पर ये लोग बहुत सारे हैं, तू आ जा, इनको छोड़ना मत। आप उस एरिया में थे जहाँ सर को गोली लगी थी और सामने मिलिटेंट था? हाँ, मतलब वो पता नहीं था हमें कि वो नारायण लिंबू की राइफल दिखी, बैरल दिखी, तो वो नारायण लिंबू ने बैरल को जैसे हाथ लगाया उस पर फायर आया। फिर हम क्रॉलिंग वॉलिंग करके ऊपर गए, नारायण लिंबू ने गाली गोली दी तो उसने बोला कि भाई गाली क्यों दे रहा है। तो देन आई रियलाइज की तो बिल्कुल 5 मीटर पे बैठा है। फिर मैंने उससे पूछा कि भाई कहाँ का है, तो कि साहब मैं तो, मेरा रिलीजन जो है वो कमांडो है और मेरी जो जात है वो कमांडो है। कहता भाई तो बहुत डेंजरस है, इट्स वेरी ऑडेशियस बट इट इज वेरी डेंजरस। कोर कमांडर थे, वेरी ऑडेशियस वेरी डेंजरस, डोंट डू एनीथिंग टिल टाइम आई टेल यू। और हमारे गेस्ट हैं ब्रिगेडियर SS शेखावत, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल और VSM। या वेलकम बैक वंस अगेन। और हमारे इस इनफॉर्मल शो में जिन्होंने शायद शुरू से मिस कर दिया, मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। आज हमारा है Day 2 विद ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत और अभी हम सर के इस फार्म हाउस में बैठे हैं। हमारा सुबह शुरू हो गया था 5:30, हम रन के लिए गए और सर के साथ वी डिड 5 किलोमीटर कम्प्लीटली क्रॉस कंट्री रन। रियली एन्जॉयड इट सर के साथ। एंड सर के कमांड के बाद शायद 2011 से 13 के बाद आज मुझे मौका मिला, ये ऑल थैंक्स टू यू गाइस। एंड यस, उसके बाद वी वेंट फॉर अ राइड, हॉर्स राइडिंग। एंड दैट वो तो सर मैं शायद NDA के बाद एक बार मैंने RIFC में की थी और उसके बाद ये वाला किया I think 30 years. Sir, yes. At least felt like. And उसके बाद में सर के शो जंप्स देखे हमने एंड लॉट ऑफ डिस्कशंस, अमेजिंग डिस्कशंस वी हैव हैड। तो अभी हम वापस से बैठे हैं टू रिकंटिन्यू आवर कन्वर्सेशन सर, जो कल से छुट्टी थी। एंड यस सर, तो शुरुआत में तो सर आपका ये देख करके मुझे तो ऐसा लग रहा है सर यू विल बी मोटिवेटिंग लॉट ऑफ पीपल टू रिटायर अगर इस टाइप का मिल जाता है सर। मैं तो not to motivate anyone but it is my life, this is what I like. सर ये आप हर दिन सर this is the life. Yeah, I get up at around 3:34. Sir. 3:34. It is automatic because of SF training and thereafter on the roll whole day. Running, riding and jumping and this is life. बट आप सर लकी हैं, बहुत सारे लोग so it's my good fortune or I was born in this family, so I'm lucky that I have a place here. And as luck would have it, 60 kilometers, 1 hour from here is the drop zone, you know. You chose to be that, sir. मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ सर, उनके पास सब कुछ पड़ा है बट वो शहर पे जा करके सर वही फिर किसी MNC अपनी पसंद है। Exactly, sir. So everyone does, हर एक आदमी वो चीज़ करता है जिसमें उसको खुशी मिलती है। मुझे इसमें खुशी मिलती है, किसी को रेस्ट करने में खुशी मिलती है, किसी को TV देखने में खुशी मिलती है, मुझे इसमें खुशी मिलती है कि सुबह उठें, दौड़ें, राइडिंग करें, फिर फ्री फॉल करें,
दूसरों को फ्री फॉल सिखाएं, उसमें खुशी मिलती है। बट मैं कहूँगा सर कि ये भी एक विल पावर है सर। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ सर जो जिनके घर में स्विमिंग पूल है, जो चाहते हैं कि वो फिट हो जाएं, बट वो ना स्विमिंग करते ना रनिंग करेंगे। वो पूछेंगे ज़रूर, उन्होंने हम लोगों से भी पूछा कि क्या करना चाहिए हमको। हमने कहा आप स्विमिंग करो, तो बोले नहीं स्विमिंग नहीं कर पाएंगे। हमने कहा रनिंग करिए, तो कि सुबह उठ नहीं पाते हैं। तो ये सर अपने आप में भी एक विल पावर बहुत ज़रूरी है। और मैं कहूँगा आपको देखकर सर आपको कोई उठाने नहीं आता है सर, आप खुद 3:30 बजे उठ रहे हैं। जो अगर किसी आप नॉर्मल इंसान को बोलेंगे कि सुबह 3:30 उठेंगे और 4 बजे रनिंग के लिए चलेंगे, तो वो शायद आपका फ़ोन नहीं उठाएगा अगले दिन सुबह, बोलेगा कि मैं सोता रह गया, बहुत मुश्किल था मेरे लिए। तो ये वो अपनी अपनी चॉइस की बात है, अपनी अपनी चॉइस की बात है, अपने अपनी कंफर्ट की बात है। मेरे को इसमें कंफर्ट मिलता है, इसमें सुख मिलता है, तो जिसको जिसमें सुख मिलेगा वो काम करेगा। अब इसको वो गलत है मैं सही हूँ ऐसे नहीं कह सकते। अपने उसको उसमें सुख मिलता है, सोने में सुख मिलता है। भाई मैंने चादर तान के सोना है, वो इज हैप्पी, तो लेट हिम बी हैप्पी। आई एम हैप्पी रनिंग, तो लेट मी बी हैप्पी, है ना। ही इज राइट और आई एम रॉन्ग, और आई एम राइट और ही इज रॉन्ग। In fact, I'm so sorry, sir. मेरे इंट्रोडक्शन में we forgot to introduce देवानिक सर। हमारे साथ देवानिक सिंह हैं, देवानिक सिंह शेखावत, एंड ही इज़ अ लकी गाय। वो शेखावत सर का नेफ्यू है, एंड आई वुड से अनलकी ऑल्सो क्योंकि सर उनका मेंटरशिप कर रहे हैं और ये लगा हुआ है सर के साथ। एंड ही इज़ ऑल्सो क्लियर्ड Air Force SSB, एंड वेरी सून आई एम श्योर ही इज़ गोइंग टू जॉइन द Air Force Academy and going to make the country proud. He's cleared everything, SSB, even something. So now I'm just working on his weight part. Yeah. वो तो ऑलरेडी दिख रहा है सर। It shows. So he's running and he's stopped eating. So burning calories, and he will reduce within few days. You will see he will be like a nail. Next time you come, you will see him like a nail. He's a lucky guy, so he's a lucky guy, and he has very huge shoes to fill. क्योंकि wherever he goes, I'm sure सर वो इनमें आपकी झलक हमेशा लोग ढूंढते रहेंगे, and I'm sure he'll do better सर। बहुत मुश्किल है। नहीं ये करेगा। सर एक YouTube पे मैंने आपका वीडियो देखा, एक छोटी सी क्लिप है सर, एंड बहुत सारे लोगों ने देखा हुआ है उसको, जिसमें आपने बोला है कि ये है मेरा नाम है, ये मेरा नमक है और ये निशान है। सर एक बार उसके बारे में कुछ थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहेंगे ताकि सभी को समझ में आए, क्योंकि वो इतना छोटा सा क्लिप है सर कि उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। तो नाम तो इज रेजिमेंट, पैराशूट रेजिमेंट इज द नेम, एंड बलिदान इज नमक, एंड निशान इज स्पेशल फोर्सेस। आई टेक इट इन दैट मैनर। तो पैराशूट रेजिमेंट का नाम है, तो उस नाम के लिए आपको जीना पड़ेगा, और आपका जो भी आप काम करते हो, जो पैराशूट रेजिमेंट ने जो नाम कमाया है, तो आप के जो काम हैं वो ऐसे होने चाहिए कि वो नाम और आगे बढ़े। और वो नाम पैराशूट रेजिमेंट ने बहादुरी से कमाया है, खून से कमाया है। तो वो नाम होता है। नाम ऐसे नहीं कमाया जाता, नाम पसीना बहाना पड़ता है, खून बहाना पड़ता है, तो फिर नाम कमाता है आदमी। स्पेशली सोल्जर्स, लड़ाई के मैदान में आपको खून बहाना पड़ेगा, तब आपका वो नाम होता है एज ए सोल्जर। बिजनेसमैन का अलग नाम है भाई, वो बिजनेस में अच्छा करते हैं तो वो नाम कमाते हैं। सोल्जर के लिए तो नाम तो भाई खून बहाना पड़ेगा, खुद का और दुश्मन का, तब जाके आपका नाम होगा, अदरवाइज सोल्जर का नाम नहीं होता है। तो पैराशूट रेजिमेंट का वो नाम है, और बलिदान नमक है, और स्पेशल फोर्सेस निशान है, दैट यू आर फ्रॉम पैराशूट रेजिमेंट और यू आर फ्रॉम स्पेशल फोर्सेस। तो वो आपका निशान है, मार्क। सो अगेन यू हैव टू, आपको उस स्पेशल फोर्सेस के लिए वो निशान है, स्पेशल निशान, तो वो स्पेशल बनना पड़ेगा। स्पेशल फोर्सेस आर नॉट स्पेशल, द पीपल, जो लोग उसमें हैं वो स्पेशल हैं। वेरी राइटली ब्रॉट आउट। तो उस कारण से वो स्पेशल कहलाती है ना। और बलिदान नमक है। बलिदान इज कि यू हैव ऑलरेडी सेक्रीफाइस्ड, यू आर ऑलरेडी डेड, यू हैव गिवन योर लाइफ। सो नाउ बिकॉज यू वॉलंटियर्ड, आपने वॉलंटियर किया, आप स्पेशल फोर्सेज में आए हो, तो आपको बैज आफ्टर प्रोबेशन और आफ्टर वन ऑपरेशन वो बैज दिया जाता है। अच्छा। कि बैज ऑफ सेक्रीफाइस। तो वो ये सिग्निफाई करता है कि आपने अपने आप को ऑलरेडी दे दिया, यू आर ऑलरेडी डेड, यू आर इन एलिसियम,
ठीक है। तो अभी चिंता मत बचा नहीं करो, है। अभी चिंता मत करो। हाँ, अभी वो घर बार और ये ना कि ये मेरे वो हैं और ये मेरे परिवार देख रहा है, मेरा वो कौन, उसकी कोई चिंता नहीं करता है स्पेशल फोर्सेस वाले। जैसे ऐसा मेरा मानना है, जो स्पेशल फोर्सेस में स्पेशल लोग हैं वो चिंता नहीं करते कि मेरे लिए वेट कर रहे हैं, मेरा वो इंतजार कर रहा है, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे माँ बाप। हाँ, वो दे दिया, आ गया वो। ये कॉन्सेप्ट सभी संस्कृति में ये कॉन्सेप्ट है। और जैसे हमारे पहले होता था, जौहर हुआ करता था, जो है केसरिया बाना पहन के लोग बाग लड़ाई के मैदान में उतर जाते थे कि मरना है या मारना है। और ये दूसरे अगर संस्कृति में देखो तो फिदाइन जो कॉन्सेप्ट है, फिदाइन, कि भाई मरेंगे या मारेंगे। तो ये वही है, बलिदान भी वही है। तो तभी जब लड़ाई के मैदान में स्पेशल फोर्सेस की परफॉर्मेंस अच्छी होती है कि वो जान झोंक के लड़ते हैं। सर इससे मुझे याद आता है सर, आपने पहले तो यू हैड टेकन ओवर ब्रावो टीम, पहले ये ब्रावो टीम में आ गया था सर आपके विजय मिले या वीरगति, और फिर जैसे ही आप यू टुक ओवर कमांड तो 21 पैरा भी एसोसिएटेड विद दिस टर्म सर, विजय मिले या वीरगति। वॉर क्राई दी थी। हाँ बिल्कुल सर, इट इज स्टिल देयर सर। और तो लड़ाई के मैदान में सोल्जर की ही है, या तो विजय या वीरगति, तीसरा कोई तो ऑप्शन है नहीं ना, इसमें कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, ऑप्शन है ही नहीं। आपको जीतना ही है, अगर जीत नहीं सकते तो फिर वीरगति। वापस मत आना। बिल्कुल, और क्या। यस There is सर, no option. You cannot accept defeat. It's not a sport. It's not a sport. Defeat is not an option. Victory is the only option. Or देयर आर नो रनर्स अप इन there वॉर। is no runners up. सर इनफैक्ट आपने बहुत अच्छे से समझाया सर। ये कई जगह लोग पूछते हैं कि एक व्हाट मेक्स ए सोल्जर फाइट। इससे पहले जो आप नाम नमक निशान की बात करते थे कि सोल्जर लड़ता क्यों है, वो अपनी जान देने को तैयार कैसे हो जाता है। हाँ, ये जो है यूनिट की जो इथोस हैं, यूनिट का जो इतिहास है, और यूनिट की जो किनशिप की जो बात कर रहा था, कि हमारी जो ट्रेनिंग होती है उसमें, ट्रेनिंग में मतलब हम लोगों को फोर्ज किया जाता है एज अ टीम। एंड फिर आप वो हार्डशिप सहते हो, फिर ऑपरेशंस में साथ में जाते हो, तो ऑपरेशंस की अपनी अलग डायनेमिक्स होती हैं, अपनी अलग हार्डशिप्स होती हैं। तो वो जो आपस में जो वो किनशिप डेवलप हो जाती है, और ये हो जाता है कि मतलब अगर मैं पीछे हटा तो मैं अपनी टीम को लेट डाउन करूंगा। सबसे बड़ा फैक्टर वो होता है कि एज अ ऑफिसर इफ आई डोंट परफॉर्म, तो मैं अपनी पूरी टीम को लेट डाउन कर रहा हूँ। और वही जवान सोचते हैं, और वो आपसे 2 कदम आगे रहते हैं। तो मेन रीजन फाइटिंग का ये है, मतलब जो लड़ते हैं वो यूनिट के लिए लड़ते हैं। और क्योंकि हम लोगों का दायरा छोटा है, हम उसी दायरे में सोच रहे हैं, यूनिट और मेरा बडी, मेरी टीम, मेरा ट्रुप, मेरी टीम, मेरी पलटन, उतना दायरा काफ़ी है। बाकी वो जो मैक्रो विशाल जो दायरा है कि बृहद भारत और भारत देश, वो बड़े लोगों का काम है सोचने का, वो हम लोगों का काम नहीं है। हम लोगों का काम है मरो या मारो। इवेंचुअली सब मिक्स होकर के सर अचीव वही करते हैं। वही करते हैं इवेंचुअली, तो वही है, वो मैक्रो लेवल की बात है। बट सोल्जर के दिमाग में सोल्जर उसका उतना ही है कि वो पलटन के लिए लड़ मरेगा, तो उतना काफ़ी है। हाँ और वो भारतीय सेना का ट्रेडिशन रहा है, और कभी हम फेल तो हुए नहीं। लड़ाई का मैदान हो या खेल का, जीतना तो एक ही को है, जो विनर माइंडसेट हम बोलते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं सर जो जीतने वाले में होती है, जीत मिलती किसको है? जो छोड़ता नहीं, लगे रहो, मतलब परसिवरेंस, डोंट गिव अप, कीप एट इट, चाहे कुछ हो जाए लगे रहो, तो सब अल्टीमेटली फिर आपको जीत मिलती है। अपने जैसे यूनिट के अंदर हमने कितना टफ टाइम देखा। फिर कर्नल मान के टाइम में हमारे साथ बहुत रिवर्सेस हुए, कितने घटनाएं हुई, हमारे लोग मरे और एक्सीडेंट्स हुए, बट कर्नल मान हमारे जो थे सीओ साहब, वो छोड़ा नहीं, लगे रहे और यूनिट को टर्न अराउंड कर दिया। बिल्कुल कंप्लीटली सर, यस। नहीं तो बहुत टफ टाइम देखा हमने, बहुत टफ टाइम देखा एज ए यूनिट हमने बहुत टफ टाइम देखा। जब हम इनिशियली रेज हुए थे, और उसके बाद उसके बाद में जब जो वो चला
कर्नल क्लास्ट्रो गए और कर्नल मान आए, और उस वक्त का जो टाइम था उसमें हमारे बहुत रिवर्सेस हुए, बट कर्नल मान को कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो लगे रहते थे, लगे रहते थे। और उनसे सीखा हमने कि छोड़ना नहीं है। तो बस वही परसिवरेंस बेसिकली कि just keep seeing where we can improve and then just keep at it. Don't think मतलब कि आप बहुत ज़्यादा जानते हो या कि बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन है। Always be a student, always be a learner and keep at it. Ultimately सक्सेस मिलनी है। Humble, be humble. आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सर, बहुत इंपॉर्टेंट जॉब कह रहे हैं। तो ये है। देव, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है ना कि जब आप एक ऐसी फैमिली से या एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आप पहली बार ऑफिसर बनने हैं, कोई पहले नहीं था फैमिली में, ठीक है, तो आपको लगता है ठीक है जो होगा मेरे ही उससे आगे चल रहा है, बट आपके पीछे बहुत बड़ी लिगेसी है। Yes, sir. मतलब सर की तो है ही है, Yes, sir. मैं घर पे देख रहा था कि बहुत सारी जनरेशंस की भी है। Yes, sir. जिसकी बात हम करेंगे इसके हाँ, बाद। वो हम अलग से करेंगे, बट आपको कभी उसका प्रेशर नहीं लगा, या उन चीज़ों ने आपको मोटिवेट किया हो, या उन चीज़ों से आपको लगा हो यार कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है, मेरे को तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा? Sir, I really don't think कि मेरे को कभी ऐसा प्रेशर कभी भी बिल्ड हुआ है. I mean, everybody in the family has, even Data has kept me as his own son. He raised me. There was never forcing, and I was very clear since the beginning that this is the only way where I want to go. I was not focused on anything else. I knew that army is the only goal, and I'm still focused that army or the forces is the only goal where I have to be. तो sir, वो कभी pressure build हुआ नहीं. It was innate when you come from a family which has so much history, and when you see the legacy, बिल्कुल। when you see people, when people consider him as a legend, and when you see them, when you see him in person, and when you realize कि this is the only way where you have to go, and you have to even be a step ahead, you have to perform better, you have to make him proud, you have to make all the generation that you're coming from proud. That was never a problem for उसने me, और sir. मोटिवेट किया आपको? It motivated me, surely, sir. भूत तो आपका बनने वाला है, ये मैं बता देता हूँ। अभी कैसा भूत बना रहे हैं सर, बताइए जरा थोड़ा सा। सर ये अभी से नहीं सर, इट इज सिंस व्हेन वी वर किड्स सर। हमारे तो तो आदत पड़ गई है। व्हेन वी वर किड्स सर, हम लोगों को सुबह 5 बजे राइडिंग उठना पड़ता था, तो वी यूज्ड टू लिसन टू द फुटस्टेप्स, एंड ऑल ऑफ अस वर, व्हेनेवर वी हर्ड फुटस्टेप्स वी यूज्ड टू गेट अप। गुड सर, आपने स्काउट तैयार कर रखे हैं घर पे। दैट वाज द सर, वी वर स्कैर्ड कि नहीं उठे तो डांट पड़ेगी। And so now We are still scared. So now also, sir, we still, I think it is more of respect. So we have immense respect for him, my father, my grandfather, sir. So it has also helped us. And now when I see myself at the present situation, sir, I think it has helped me a lot. Meko, whatever the person I am, wherever I am standing, whatever achievements I have, it is just because my family has helped me to improve, and it has, obviously it will help me, I think. So we get up around 3:34 in the morning. We go for a 5-kilometer run. Then we ride. Then when we are here, sir, I supposed to do the work with the horses. So, sir, जब DZ जाते हैं साथ में, तो वहाँ पे I have the work of getting the parachutes whenever they jump. SSB में आदत लग गई इंग्लिश। एक लाइन हो गया इंग्लिश में। हाँ। तो सर पैराशूट्स लेके आने होते हैं वहाँ पे, तो थ्रू आउट द डे वो चलता है। माई डाइट इज लाइक रिड्यूस टू, बहुत कम हो गई है, जितनी थी उससे ऑलमोस्ट 10% भी नहीं बोलूँगा मैं। इट हैज कम डाउन, बहुत ज़्यादा ही लो हो गई है। थ्रू आउट द डे वर्क, देन इन द नाइट यू स्लीप, देन अगेन। मैंने आपको राइडिंग करते हुए देखा, सर तो मुझे लगा कि आप बहुत सालों से करते हैं राइडिंग, सर तो बताएंगे कब से कर रहे हैं और कैसे इंटरेस्ट आया? सर जब से छोटे थे तब से ही राइडिंग कर रहे हैं। मेरा तो ऑपोजिट था सर, बचपन में मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। आई वाज द मोस्ट स्कैर्ड, मैं सबसे ज़्यादा डरता था घोड़ों से। इनकी तो आँख घोड़ों को खुली है। अच्छा सर। बचपन से ही घोड़े देखे हैं, बट मेरे को सबसे ज़्यादा डर लगता था। आई वाज द मोस्ट स्कैर्ड, ऐसा लगता था कि नहीं बैठना ही नहीं। आई यूज्ड टू मेक द मोस्ट वेग, सबसे अजीब गरीब बहाने बना बना के मैं बचता था। बट सर इवेंचुअली व्हेन आई बॉन्डेड मोर विद द हॉर्सेस, व्हेन आई वेंट आउट टू 61 कैवलरी, मैंने और एस्पेक्ट्स देखे। आई सॉ इट एज अ स्पोर्ट। जब सारे बहाने खत्म हो गए, एग्जॉस्ट हो गए उसके बाद। होपफुली सर, शायद वो, बट सर व्हेन आई एक्सप्लोर्ड द स्पोर्ट, सर मैंने जब स्पोर्ट देखा
और फिर घोड़ों के साथ बॉन्डिंग ऐसी हो गई सर, दे बिकेम वेरी क्लोज टू मी. आई वाज कन्फाइनिंग इनटू देम एंड देन द लव इज. अब सर जैसे देव ने बताया कि बहुत बड़ा आपका उसमें मोटिवेशन वाला फैक्टर रहा है, तो उसी तरह से जो अभी यूथ हैं सर जो आपको सुन रहे हैं, उनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे उनको, कैसे, बिकॉज वो अभी भी आपको सर एक ऐसे फिगर के तरह देखते हैं कि ब्रिगेडियर एस.एस. शेखावत का मतलब है कि एक लेजेंड हैं जो जब भी बोलेंगे तो एक ऐसी चीज़ें हमें सुनने को मिलेंगी जिससे मोटिवेट होंगे. आप विश्वास नहीं मानेंगे सर कि हमारे पास इतने सारे कमेंट्स आए आपके लिए कि सर को लेकर आएँ, सर के बारे में बताएं, सर क्या करते हैं, कैसे सोचते हैं वो बताएं. तो अब जैसे देव ने बताया सर कि उसको मोटिवेशन हुआ आप लोगों को देखकर, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे यूथ हैं जो आपसे सुनना चाहते हैं उस चीज़ के, एंड उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? और मेरी माँ मेरे को बचपन में बताती थी, एक कहावत है हिंदी में ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी फिर करेगो कब. तो जो अगर करना चाहते हो, जो आपका सपना है कि मैं ये बनना चाहता हूँ, मेरे को ये करना है, तो अब शुरू करो राइट नाउ. आई वॉन्टेड टू, मैंने को अपना पैशन फॉलो करना था, तो एक डिसीजन था मेरे सामने कि फौज से रिटायरमेंट लेना पड़ेगा. बोर्ड है नेक्स्ट ईयर अगली रैंक का, तो अगली रैंक छोड़नी पड़ेगी, ये सब था. तो मैंने डिसीजन लिया कि अभी करना है तो करना है, पेपर पुट अप आउट और ये काम शुरू. तो उसमें कोई ये नहीं है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा. करना है राइट नाउ, स्टार्ट, गेट अप, स्टार्ट वर्किंग. मैं प्लान करूँगा, मैं दौड़ने जाऊँगा, मैं वेट कम करूँगा, मैं उठूँगा, ये नहीं. अभी डिसाइड कर लिया, ओके, गेट अप एंड स्टार्ट डूइंग. तुरंत सेकंड भी वेट नहीं करना है. तो ये मेरा मैसेज ये है कि बैश ऑन रिगार्डलेस, एंड यू वांट टू डू समथिंग, स्टार्ट नाउ. द टाइम स्टार्ट्स नाउ. स्टॉप वॉच लगी हुई है, टाइम इज टिकिंग. जिंदगी छोटी है, बीता जा रहा है समय, कभी पकड़ में नहीं आएगा. बिल्कुल सर. तो बस उस समय को पकड़ो एंड समय व्यर्थ नहीं करना. तुरंत अभी करो जो करना है, ये है मतलब. इनफैक्ट आपने ये पैशन तो बहुत पहले से भी फॉलो कर रखा है सर. व्हेन यू आर गेटिंग द विंड टनल पहली बार इंडिया के अंदर, उस समय भी आपने अपने डाल दिए थे सर एडवर्स कैरियर सर्टिफिकेट. वो एक था मेरा एम. अपने काफ़ी कैजुअलिटीज हुई, तो हम अनस्टेबल होते थे, जो तूने बताया कल की वो मीटिंग हुई थी. ऑल ये क्यों हुआ? क्योंकि हम हवा में अनस्टेबल हो जाते हैं, और कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भी हुई हैं जिसमें हमारे लोग चले गए. और वर्टिकल विंड टनल में ट्रेनिंग कर लोगे तो आप अनस्टेबल हो ही नहीं सकते. तो वो लानी थी, तो उसके लिए मैंने अपने उस वक्त नक्षत्र ऐसे बने कि जिसके पास भी गए मैं, उन्होंने उस एप्लीकेशन को आगे बढ़ाया, और फाइनली टॉप लेवल, कंट्री का जो टॉप लेवल है वहाँ से उनके पास गया वो, कि इससे क्या हुआ कि सर हर साल एक जान बच जाएगी. अच्छा, ये साइन कर लो, और वर्टिकल विंड टनल बन गई, और उसी का फॉलोअप है बाकी जो बनी. तो वो है, और वो भी एक कि तो करना ही है. अब उसमें ये था कि मेरी प्रमोशन, मतलब ब्रिगेडियर का बोर्ड हो गया और प्रमोशन आ गया, तो मेरे को मूव करना था. तो मैंने कहा मैं मूव नहीं कर सकता हूँ, तो कि नहीं, आपको एडवर्स करियर देना पड़ेगा. एडवर्स करियर मतलब आपका जो आगे कोर्सेज हैं हायर रैंक के लिए, वो उसमें कंसिडरेशन नहीं होगा, और एज का है, और कई चीज़ें होती हैं फौज में, तुम लोगों को मालूम है. तो मैंने कहा ठीक है, एक्सेप्टेड. तो एक दिया, उसके बाद फिर कहीं नहीं, अभी दोबारा एक पॉलिसी होती है आर्मी की, एक पॉलिसी होती है आर्मी की, सेट है, प्रोसीजर सेट है, वो किसी के लिए चेंज नहीं होता है. अदरवाइज तो कभी फौज चल ही नहीं सकती. अगर आप रूल्स रेगुलेशन चेंज करते रहोगे जैसे बाकी जगह होता है, तो फौज नहीं चल सकती, फौज नहीं रहेगी, है ना. तो वो सबके लिए सेम है. तो फिर दोबारा थोड़े दिन बाद, 2-3 महीने बाद, कि भाई आपको अभी हम पोस्ट करेंगे. तो मैंने कहा नहीं, मेरे को तो काम करना है, कि एक और एडवर्स करिएगा, तो एक और दिया. फिर थोड़े दिन, 3 महीने बाद फिर आ गया कि अभी जाओ, पोस्टिंग आपकी आगे, एक ब्रिगेड दे दी मेरे को कि आप जाइए वहाँ पे, वो ब्रिगेड टेक ओवर कीजिए. तो मैंने कहा मेरा तो काम पूरा नहीं हुआ है. तो फिर मैंने इंटरव्यू लिया. पहले मैंने अपने आईजी, हमारे कन्नौज रेजिमेंट थे, जनरल संजय सिंह साहब, उनका लिया. उन्होंने कहा ये तो भाई मेरे से अभी बात ऊपर निकल गई है. फिर मैं इंटरव्यू लिया, मैंने एनएसए का इंटरव्यू लिया. मैंने कहा सर मैंने ये टास्क शुरू किया है, और ये तो मैं ख़त्म करके जाऊँगा. तो उन्होंने सुनी मेरी बात ध्यान से, मेरे साथ काफ़ी देर बैठे कि भाई आप अपने कैरियर को लेके इतना रेकलेस क्यों. मैंने कहा रेकलेसनेस की बात नहीं है, ये बात है कि ये चीज़
मैंने इस चीज़ का सपना देखा, हालांकि पहले से लोगों ने बहुत कोशिश की थी लेकिन वो नहीं कर पाए, और मुझे ये करने का मौका मिल रहा है तो मेरे को इसको करके जाने में खुशी होगी। और अगर आप मेरे को अभी अभी बहुत क्रूशियल स्टेज में कोविड आ गया था, कोविड में सारे काम बंद हो गए थे, लेकिन हमने वर्टिकल विंड टनल बंद नहीं होने दिया, हमने नहीं बंद होने दिया। मैं तो एनर्जी में था सर। वर्टिकल विंड टनल चली, हमने कोई काम बंद नहीं होने दिया, कि एक भी दिन काम नहीं रुका, थोड़े दिन रुका था बट वो वर्कर वापस लाके और फिर हमने काम दोबारा शुरू करा दिया। तो मैंने कहा सर बहुत क्रूशियल स्टेज से इसको निकाला है, और अभी अगर मैं पोस्टिंग हो जाऊंगा तो ये तो बहुत क्रूशियल स्टेज में है। तो फिर उन्होंने मेरी बात सुनी और फिर कुछ किया होगा, तो फिर मेरे को मेरी पोस्टिंग जो है वो 6-9, मेरे पहले कहीं एक ब्रिगेड में जा रहा था मैं, वो रोक दी गई, और अच्छा हुआ मुझे 81 इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड करने का मौका मिला सब सेक्टर नॉर्थ में, बेस्ट थिंग, और वर्टिकल विंड टनल बन गई। तो ये है, और मेरे को बहुत खुशी है कि वो बढ़िया टनल काम कर रही है, बढ़िया ट्रेनिंग चल रही है। एंड इट्स गोइंग टू सेव लॉट ऑफ लाइफ, इट्स अ गेम चेंजर। और अभी उसको देखा देखी सब लगा रहे हैं, जहाँ पहले होनी चाहिए थी वो लोग वहाँ पे भी लग रही है अभी। एक आपने जो बोली नक्षत्र वाली बात की, आप के नक्षत्र अच्छे थे कि सारे अलाइन हो गए, मेरा थोड़ा सोचना है सर कि नक्षत्र भी वेट करता है कि आपके जैसा गो वाला आदमी मिले जो पुश करके बुलडोज करके, सर आई हैव सीन, उनको लाइन में लेकर आए, लाइन पे लेकर के आए, फिर सब अपने आप काम करता है। दैट्स माय टेक ऑन, एटलीस्ट आपको देख करके सर। मतलब अब जैसे उस वक्त ये था कि मैंने अपने जो आईजी साहब थे उनको बताया, वो मान गए। फिर उनसे ऊपर जो थे डीजी साहब थे वो मान गए, डीजी साहब से ऊपर और थे वो भी मान गए, फिर बिल्कुल टॉप लेवल लीडरशिप कंट्री की वो भी मान गई। तो मैं कहूँगा कि नक्षत्र लाइन थे। यस यस सर। ये थोड़ा सा ये विंड टनल एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, एंड मुझे पता है बट आई थिंक विंड टनल का तुम अगर दिखाना चाहते हो तो फिर एक उसका वीडियो दिखा देना, वीडियो आ जाएगा सर। हाँ, कि विंड टनल कैसे। तो उसमें तो क्या होता है कि एक ग्लास का एक चैम्बर होता है और 4 इंजन होते हैं, तो वो विंड का कॉलम जनरेट करते हैं, और वो विंड का कॉलम करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा 300 किलोमीटर प्रति घंटा से विंड का कॉलम जनरेट होता है इन ए ग्लास चैम्बर। ये एक्चुअल से ज़्यादा होता होगा बिकॉज आप फ्लोट कर रहे हैं। हाँ नहीं, 200 अपने अपने, जैसे मेरा बॉडी वेट ज़्यादा है, तेरा कम है, तो तू उड़ जाएगा 180 किलोमीटर पर आवर पे और मैं उड़ूंगा 220 किलोमीटर पर आवर पे। बट जब हम एक्चुअल जंप कर रहे हैं तब इतना उसी स्पीड पे आते हो तुम। ओके, तकरीबन वही सेम होती है। रिलेटिव विंड बोलते हैं उसको। रिलेटिव विंड वो होती है जिसमें आपकी बॉडी और एक्सेलरेट करना बंद करनी, एक स्पीड होती है कि आपकी बॉडी उससे ज़्यादा एक्सेलरेट करना बंद कर देती है, तो वो आपका टर्मिनल वेलोसिटी होती है। हाँ, टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो विंड टनल का कॉन्सेप्ट ये है कि वो टर्मिनल वेलोसिटी पे वो विंड का कॉलम जनरेट होता है, तो वो उस पर फिर आप उड़ने लग जाते हो, और फिर आपको बॉडी पोजीशन सिखाते हैं, तो लगातार आप हवा में उड़ रहे हो तो आपको स्टेबिलिटी आ जाती है। वो इंस्ट्रक्टर होता है, इंस्ट्रक्टर खड़ा होकर सिखाता है कि आपको कैसे हिप से कैसे आर्च करना है, चिन अप कैसे रखनी है, टांगों की पोजीशन क्या है, हाथों की पोजीशन क्या है। अगर किसी ने ऑब्जर्व किया तो हमने अभी थोड़ा सा शिफ्ट किया है सनलाइट के चेंज की वजह से, और देवानिक हैड टू गो हॉर्सेस को मेंटेन करने के लिए, तो सर ने अगला टास्क दिया उसको। सो आई एम श्योर ही विल जॉइन अस बैक थोड़ी देर में। तो सर विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। सर एक कहावत है कि अच्छा लीडर किसी भी टीम से वो काम करा सकता है जो उस टीम ने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो मैं जानना चाहूँगा सर आपसे कि एक अच्छा लीडर कौन है, और ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं जो किसी भी इंसान को एक लीडर बनाती हैं। एक ग्रुप है सर, हम देखते हैं कि उसमें से कोई एक बंदा ऐसा निकल कर आता है जो उस पूरे ग्रुप को कंट्रोल कर लेता है। तो ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं? क्या सब आदमी बॉर्न लीडर होता है या उसको बनाया भी जा सकता है? लीडरशिप मतलब नेतृत्व, ये ऐसी चीज़ है जो कुछ तो इनहेरेंट भी होती है। इनहेरेंट कोई फिजिकली पावरफुल होगा, दिमाग तेज चल रहा होगा, और हर चीज़ करने के लिए वॉलंटियर होगा, दूसरों की हेल्प कर रहा होगा, आगे बढ़ के काम कर रहा होगा, तो धीरे धीरे वो व्यक्ति जो है वो लीडरशिप रोल में आ जाता है। और लीडर का मतलब है जो आगे है जिसको लोग फॉलो कर रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति लीडर है और वो कहता है कि मेरी टीम काम करे लेकिन मैं पीछे हूँ, तो वो लीडर नहीं हो सकता, है ना। सब फिजिकली फिट हो जाओ लेकिन मेरे तोंद रहेगी, तो वो लीडर नहीं हो सकता, है ना। कि भाई मेरे को टारगेट पे निशाना चाहिए लेकिन खुद की गोली नहीं लग रही है, तो वो लीडर नहीं हो सकता, है ना। कि पहाड़ पे चढ़ के कैप्चर कर लो और खुद से चढ़ा नहीं जा रहा है, तो वो लीडर नहीं हो सकता।
तो जो अपनी टीम से तुम चाहते हो, अगर वो तुम काम कर सकते हो वो सारा, और रिस्क ले सकते हो उनके आगे जाके, तो आप लीडर हो। बिल्कुल। तो आप लीडर हो। अगर आप अपनी टीम के साथ में खड़े हो और चांस ऑफ सडन डेथ, इफ यू आर शेयरिंग विद द टीम, देन यू आर अ लीडर। इफ समवन थिंक्स कि ऑर्डर दे दिया और कैप्चर हो जाएगा, आप पीछे हट जाओगे, तो वो लीडर नहीं हो सकता। तो लीडरशिप की द क्वालिटीज़ हैं, नंबर 1 इज मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल एंड्योरेंस, दूसरा फिजिकल एंड्योरेंस। मेंटल स्ट्रेंथ, वन मैन कैन, एक आदमी को कि वो मानसिक रूप से बहुत मजबूत है, वो उसका शरीर दिखाएगा। अगर किसी का शरीर मजबूत है तो वो पता लगेगा ये मानसिक रूप से मजबूत है। अदरवाइज अगर मानसिक रूप से व्यक्ति मजबूत नहीं है तो उसका शरीर मजबूत हो ही नहीं सकता, किसी भी हालत में नहीं हो सकता। तो मानसिक रूप से मजबूत हो, शारीरिक रूप से मजबूत हो, और दिल से, जिगर जिसको बोलते हैं, जिगर हो, खतरा मोल लेने का और आगे बढ़ के लड़ने का, तो वो लीडर होता है। वो लीडर होता है। और ये किसी भी जीवन के किसी भी एस्पेक्ट में, जीवन के किसी भी पहलू में ये बात फिट होती है। जो लोग आगे बढ़ के लड़ते हैं, जो लोग रिस्क लेते हैं, और जो लोग पुश करते हैं, वो लीडर कहलाते हैं। तो क्या सर इनको डेवलप किया जा सकता है? किसी हाँ। आदमी जो नॉर्मल आदमी है सर, उसको ट्रेनिंग से या किसी और मोटिवेशन से हम लीडर में डेवलप कर सकते हैं? बिल्कुल डेवलप कर सकते हैं। लाइक ये एसएसबी क्या है, पूरा अपना जो पूरा डिफेंस में जो ऑफिसर्स को लेने का जो सिस्टम बना हुआ है, पहले रिटन टेस्ट होता है, तो एक नॉलेज लेवल चाहिए कि हाँ वो उसमें ये एक बेसिक नॉलेज लेवल है, तो रिटन क्लियर होता है। उसके बाद में वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो होता है, उसमें वो देखते हैं कि इसमें वो लीडरशिप क्वालिटीज़ का कुछ अंश है, वो देखते हैं कि वो कई अपने टेस्ट होते हैं। G2 टेस्ट होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, TAT, WAT एंड ऑल दैट। उसमें से वही ढूंढते हैं कि इसमें लीडरशिप, क्या ये लीडर एज ए लीडर डेवलप कर लिया जाएगा, तो उन लोगों को वो छान छून के निकालते हैं। और फिर जब वो लोग छान छून के निकलते हैं, फिर उनको अकेडमी में डालते हैं और वहाँ फिर उनको ट्रेन करते हैं और लीडर बनते हैं। और इंडियन आर्मी के जो परफॉर्मेंस है, आप देखो कारगिल की लड़ाई में किसी भी यंग अफसर्स का जो परफॉर्मेंस है, वो यही, क्योंकि वो छलनी से निकाला, ऐसे निकाल के और फिर अकेडमी में डाल दिया, और वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग हुई और वो लीडर्स डेवलप हुए। तो बिल्कुल लीडरशिप डेवलप की जा सकती है, बट वो हर एक, ये एसएसबी वो सिस्टम है ढूंढने का कि हाँ ये इसमें क्वालिटी है, इसमें क्वालिटी है, इसमें इनको ले, अब करो इनको ट्रेनिंग। आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर सर, स्पेशली एनडीए का तो हमें, क्योंकि हम बहुत ही उसमें थे सर, कि जाते ही इस टाइप का माहौल था, आपको हर चीज़, हर लेक्चर में लीडरशिप और कैसे आपने डील करना है, वो इतना सिखाया जाता है। आई थिंक सर, एक चीज़, यू आर ऑल्सो पेरेंट, और आपके दोनों डॉटर्स एक्सेप्शनली सर, मैं तो बोलूँगा इस रिस्पेक्ट में आप बहुत लकी भी रहे हैं सर, एंड दे आर डूइंग सो वेल। सर पेरेंट्स के लिए कुछ बताइए सर, आज क्योंकि हम जब ऑब्जर्व करते हैं कि बहुत सारे लड़के बच्चे जो हैं सर उस उम्र के, दे नीड लॉट ऑफ गाइडेंस। इनफैक्ट दैट इज़ वाई हम आपसे इंटरेक्ट भी करना चाहते थे। पेरेंट्स को भी थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए सर, कि एनी एडवाइस टू द पेरेंट्स कि बच्चों को जब रेस कर रहे हैं, क्या उनको ध्यान, कीपिंग इन माइंड कि सर दे शुड ऑल बिकम गुड सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। ये प्रश्न मेरी पत्नी से करना। हाँ, आई थिंक पेरेंटिंग में मेरा हाथ नहीं है, मैं तो फौज में ही रहा। सो वी हैव टू डू अ पॉडकास्ट विद मैम। मतलब they would have seen me, I was never visible to them, very less, मतलब बहुत कम मैं दिखा हूँ बच्चों को, और बाकी जो किया वो मेरी वाइफ ने किया। तो ये प्रश्न मेरी पत्नी से। सर मैं इसको दूसरी तरह से पूछना चाहूंगा। अब डॉटर्स की बात आई, बट हम आंसर निकलवा के रहेंगे। नहीं सर, डॉटर्स की बात आई, एंड जिस तरह से अभी रिसेंटली सर कई सारे न्यूज में इंसिडेंट्स आए, तो आप सर डॉटर्स को या गर्ल्स को, वुमेन्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? बिकम स्ट्रांग। ये सब बोलते हैं कि नारी शक्ति, देन नारी हैज़ टू बी शक्तिशाली देन, और शक्तिशाली के लिए यू हैव टू, अब वो कहते हैं कि कराटे सिखाओ, ऐसे नहीं सीखे जाते हैं, उसके लिए मेहनत लगती है। उसके लिए इफ़ यू वांट, अगर आपको मिक्स मार्शल आर्ट सीखना है तो उसके लिए कम से कम 3-4 घंटे की कसरत लगती है, तब आपको वो आता है कि आप किसी भी आदमी को धूल चटा सकते हो।
जो कि ट्रेंड नहीं है, और ये स्पेशली जो क्रिमिनल जो हैं ये कोई ट्रेंड नहीं होते हैं। तो अगर आप 2-3 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हो, और अगर आप मार्शल आर्ट सीख रहे हो, और आप मिक्स मार्शल आर्ट सीख रहे हो, या आप किक बॉक्सिंग सीख रहे हो, पर 2-3 घंटे, ये नहीं कि मैंने बस वो 15 मिनट की क्लास कर ली, वीक में एक बार क्लास कर ली, आप कुछ नहीं बनते हो। एवरी डे द एक्यूरेट पंच हैज़ टू बी इन योर मसल मेमोरी, कि when you throw a punch, it has to hit the eye or jawline or the groin, the kick. So तो अगर वैसा बनना है तो उसके लिए पसीना बहाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, स्पारिंग करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं होगा कि हमने कराटे क्लास में कराटे सीख लिए, नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। हाँ, अगेन वो बिट लेटे नहीं होगा, सोते नहीं होगा, पसीना बहाना पड़ेगा। वेरी राइट सर। खुद स्ट्रांग नहीं होंगे तो किसी और के ऊपर डिपेंड हो ही नहीं सकता। अगर आप स्ट्रांग हो तो कोई देख नहीं सकता, हाँ, तो पंगा ले नहीं सकता, और स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। होना पड़ेगा। नहीं, आई कैन कम्प्लीटली रिलेट टू दैट। कुछ यूनिट की बातें करेंगे सर अभी। सर यूनिट में सबसे पहले तो एक अपने टाइम पे सर आप शायद ट्वाइस ही थे जब ब्रिगेडियर रावत ने हमारे सर्वधर्म स्थल बनाया था सर। सब सर्वधर्म स्थल का मतलब है सभी धर्म वहाँ पे हैं, और बलिदान और देश का झंडा सबसे ऊपर है सर। तो अपनी यूनिट में वही परंपरा है कि सब खड़े होके यूनिट का सॉन्ग होता है, जनगण मन होता है, और सभी किताबें रखी हैं वहाँ पे गीता भी रखी है, तो वहाँ पे कुरान भी रखी है, तो वहाँ पे जपजी साहब भी रखे हैं, और बाइबल भी रखी है, सब रखे हैं, तो सभी का आदर है, और सभी लोग हैं, और अगेन किनशिप, यस, कि हमने सारे भगवानों को इकट्ठा करके एक साथ रख दिया, और सबका आपस में बहुत बढ़िया तालमेल है, और सभी आशीर्वाद देते हैं। मिलके 21 पैरा सबका हमेशा भला ही होता है, शायद इसीलिए भला हो रहा है सर। भला होता है, और मतलब मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी हम निकल जाते हैं। अब वो तो है कि लड़ाई के मैदान में आप हथियार लेके चल रहे हो, तो समटाइम बेयर ईट्स यू, समटाइम यू ईट द बेयर, तो वो तो है, ये तो खून तो बहेगा ही, हमेशा आप ही दुश्मन का खून नहीं बहाओगे, दुश्मन भी आपको कुछ ना कुछ खून तो निकाल ही देगा, तो वो तो चलता है। लेकिन 21 पैरा SF में हमारे सारे भगवान इकट्ठे हो रखे हैं, और वो हमको बहुत आशीर्वाद देते हैं एक साथ, उधर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो हमने सबको इकट्ठा कर दिया कि भाई आप लोग, उनके ट्रांसमिशन और हमारे रिसेप्शन में हाँ, नहीं, हमारे पलटन में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, मैं कह रहा हूँ सर गॉड्स के ट्रांसमिशन ऑफ दैट ब्लेसिंग्स, और हमारे रिसेप्शन में कोई वो नहीं है, वो सब, तो हमारे सारे भगवान इकट्ठा रहते हैं, वही कॉन्सेप्ट था, तो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। और सर्वधर्म स्थल तो फौज में है ही, MMG, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, और ये तो बहुत ही मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आपको कभी फील ही नहीं हुआ पलटन में, जैसे रमज़ान, फिरोज़ खान और ये सब लोग जो ये तो स्काउट चलते थे, बिल्कुल, कभी फील हुआ, कभी फील नहीं हुआ। मेरा बड़ी अभी था मुनीर खान, कभी मेरे को कोई फील नहीं हुआ वफादारी में, और किसी चीज़ में कोई कमी हो जाए, कभी फील नहीं हुआ। तो बाकी सभी लोग हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, सिख भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, हर तरीके की जातियां हैं, हमें कभी फील नहीं हुआ। ही कम्स फ्रॉम असम, आई एम फ्रॉम राजस्थान, कभी फील नहीं हुआ, है कि नहीं। तो वो फौज का एक ट्रेनिंग ऐसी है, फिर उसके बाद फौज का डंडा ऐसा है। हाँ, सब सही करके रखते भाई, दिमाग सही कर लो, है ना। तो उससे बहुत चीज़ सीखने को मिलती है, और वही तरीका है मेरे ख्याल से। और शायद अपने देश का ताना बाना भी वैसा ही है, अगर जड़ों में जाओगे तो वो वही है। बहुत सामंजस्य ज़्यादा है, वैमनस्य कम है। वैमनस्य तो लोग करा देते हैं, सामंजस्य ज़्यादा है, तभी ये देश अभी ऐसा है अपना। ये आप थोड़ा सा और समझाइए सर, सॉरी मैं वर्ड मिस कर गया था। सामंजस्य और एक होता है वैमनस्य। सामंजस्य इज कॉपरेशन, वैमनस्य इज एनिमोसिटी। तो सामंजस्य ज़्यादा है, सामंजस्य ज़्यादा है। अगर एक समाज में अगर कॉमन आदमी को देखोगे तो सब मिल के चलते हैं, हाँ, सभी मिल के चलते हैं। जो वो नींव फाउंडेशन वो है कि मिल के चलते हैं, कर लो भाई, मिल के कर लो, ठीक ठाक कर लो। वैमनस से कम है, तो तभी अपना देश जो है वो जो जिस हालत में है कि अपने फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया कुछ भी उल्टी पुल्टी हो रही होती है, इधर चारों तरफ कुछ ना कुछ चल ही रहा है, अपना बढ़िया है। तो ये क्योंकि कोशिश करते हैं लोग, लेकिन वो हिलता नहीं है क्योंकि हमारी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग है, नींवें इतनी स्ट्रांग है हमारी। हाँ, मिट्टी में कुछ है,
भगवान ने मिला रखा है कुछ मिट्टी में कि ठीक है, वो ISIS हो गया, ये हो गया दुनिया भर के, और जनता पहुंच गई वहाँ पे दबीक में, और वो हम बना देंगे खलीफा और ये वो। क्या हुआ? यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कुछ गए थे बेवकूफ़, हाँ, कुछ बेवकूफ़ गए थे, कुछ नहीं हुआ। हाँ, और मेरी बात भी हुई, फैज़ल रिजवी मेरा एक कोर्समेट है, और तो मैंने पूरी रिसर्च करी, और तो उनके साथ में एक तो फैज़ल रिजवी आया बेंगलोर से। मैं कुरान पढ़ी मैंने, और कुरान शरीफ के बारे में मैंने उससे डिस्कशन किए, तो वो कहता है भाई तेरे को ज़्यादा नॉलेज है, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है। तो फिर वो एक फ़कीह को लेके आया, मतलब बहुत ही ज्ञानी आदमी को लेके आया, और फिर आपसे हाँ हाँ, फिर हमारा वहाँ दिल्ली के अंदर 2-3 दिन हमारे डिस्कशन चले बैठ के, सर और मैंने उनसे सीखा। तो उन्होंने बोला कि आपने रिसर्च करी है ISIS के ऊपर, तो यहाँ से कितने गए? तो मैंने कहा गए हैं, और कुछ मिला के शायद टोटल, और करोड़ों की हमारी पॉपुलेशन है। कहते सर ये ऐसा क्यों है? बाकी आप देख लो, रशिया से, USA से, ब्रिटेन से, जो तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, वहाँ से कितने गए? वहाँ से बहुत गए। 850 आदमी USA से गया, 450 आदमी ब्रिटेन से गया, 3,500-5,000 आदमी रशिया से गया, वहाँ पे खलीफा के पास में, बगदादी के पास में। हमारे यहाँ से क्यों नहीं गए? कहता साहब यही है, मतलब क्योंकि यहाँ पे नैरेटिव सही है, यस यहाँ पे नैरेटिव सही है, तो इस कारण से नहीं गए। और क्या फ़र्क पड़ा? कोई यहाँ पे कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। दुनिया के अंदर भूचाल आया हुआ था, अब वो गया ISIS, कहाँ गया, कुछ हो गया, ख़त्म सब, है कि नहीं? तो क्यों? क्योंकि इस फाउंडेशंस, नींव में, इस मिट्टी में कुछ है कि दिमाग जो है वो थोड़ा सही रहता है। कुछ करते हैं, कुछ छोटे मोटे करते रहते हैं, लेकिन मेजॉरिटी का दिमाग सही डायरेक्शन में ही चल रहा है, सही डायरेक्शन में ही चल रहा है। हाँ, तो ये है, ऐसा है। एक सर किताबों की बात अभी आपने बताई, तो कश्यप सर मेरे को बता रहे थे कि ऐसा नहीं है कि सर केवल फिजिकल और ऑपरेशन ही करते रहते हैं, कि सर बहुत सारी बुक्स भी पढ़ते हैं, एंड हम लोगों को भी सर ने बहुत बोला है। तो सर उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा, बिकॉज मैंने कभी वो वाला एस्पेक्ट आपका देखा और सुना नहीं सर। इनफैक्ट सर बहुत सारे लोगों को एक्चुअली पता नहीं है, वो आपको सिर्फ वो एकदम बॉडी बिल्डर और मतलब ना सर दैट वॉरियर, हाँ रैम्बो वाली इमेज है सर, बट वो इंटेलेक्ट वाली जो है सर, दैट आई हैव एक्सपीरियंस। मैं आपका ट्वाइस ही था, आई हैड द ऑनर ऑफ बीइंग योर ट्वाइस फॉर सम टाइम सर, तो आई हैव इंटरेक्टेड। मैं आपकी सोच देखिए, मैं आपको खड़े खड़े पूरे ऑपरेशन प्लान आपने ऐसे बना दिया था। इफ यू रिमेंबर, हम एक हेडक्वार्टर में गए थे और वहीं पे आपने ऐसे करके वो इतने डिटेल में बनाया था सर, मैं शायद उसको मुझे 1 महीना लग जाता उसको बैठ करके बनाने के लिए। सो आई जस्ट वांट टू एक बार सबको पता होना चाहिए सर कि ये सिर्फ वॉरियर ऐसा नहीं है जैसे आप सोचते हैं कि वेपन लेके गए और सबको मार के वापस आ गए। इट इज़ ऑल हाउ यू ग्रो एंड हाँ नहीं, मतलब शौक की बात है तो मेरा इस डायरेक्शन में स्पेशली वॉरफेयर हिस्ट्री में इंटरेस्ट रहा है, तो मैं उस चीज़ के लिए पढ़ता रहता हूँ, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ता रहता हूँ। और दूसरा जो तू बोल रहा है कि ऑपरेशन में प्लानिंग वो जब आप उस चीज़ को जीना शुरू कर देते हो और उस सिचुएशन में अपने आप को डाल के सोचते हो, मेंटल विजुअलाइजेशन, आप उस चीज़ का सपना लेते हो कि हमने लड़ना कैसे है, तो अपने आप वो सॉल्यूशन आते हैं। आप जब चलने लग जाते हो सपने के अंदर कि मेरे को ऐसे जाना है, मेरे को ऐसे आना है, फिर मेरे को ऐसे बैठना है, फिर मेरे को ऐसे फायर करना है और ऐसे मारना है, ऐसे बचना है, तो जब उस चीज़ का सपना लेने लग जाते हो तो वो अपने आप वो चीज़ जो है चरितार्थ हो जाती है, वो प्लान बन जाता है। और बाकी नॉलेज का बैकग्राउंड तो है ही, जो अपने को फौज में पढ़ाया जाता है, और जो तो वो इंटरेस्ट की चीज़ है। यस तो मिलिट्री हिस्ट्री मेरा इंटरेस्ट है, अपनी भारत की इतिहास मेरा इंटरेस्ट है, और बायोग्राफी जो बड़े बड़े जो लीडर्स हुए हैं, जनरल्स हुए हैं, उनकी जो बायोग्राफी है ना, पैटन है, डगलस मैकार्थर है, जॉर्ज एस पैटन है, जनरल रोमेल है, गुडेरिन है, इन लोगों की मैंने बायोग्राफीज पढ़ी, चंकेश खान, सम्राट अशोक, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, इन सब की मैंने बायोग्राफीज पढ़ी हैं। तो कुछ चीज़ें मिलती हैं, वो पसंद आती हैं, और फिर जब आप उस चीज़ को जीने लग जाते हो तो वो थोड़ा चरित्र में उतरने लग जाता है। बिल्कुल। हाँ, तो ऐसा है। सर यूनिट पे जब हम थे सर, आप कमांड कर रहे थे, तो आप ने एक पेंटिंग हमें इनफैक्ट गिफ्ट दिया था सर, महाराजा ऑफ मेवाड़। हाँ, तो वो श्री जी अरविंद सिंह मेवाड़,
तो उन्होंने मेरे को बुलाया था, तो हल्दी घाटी की, वो बैटल ऑफ हल्दी घाटी की एंड यू आर वेरी पैशनेट अबाउट दैट बैटल सर। मैं थोड़ा सा उसके बारे में आई वुड लाइक द व्यूअर्स को आप। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी जून 1576 में हुई थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 18 जून, 18 जून का दिन था। और जो अकबर की फोर्सेस थी वो मेवाड़ की तरफ मूव कर रही थी, तो इन्होंने, महाराणा प्रताप ने सोचा कि इसको पहले ही रोकना है। तो हल्दी घाटी अरावली हिल्स के अंदर एक नैरो वैली है, उसमें से अगर आपको जाए तो आप एक फनल में आ जाते हो। तो मेवाड़ वालों ने डिसाइड किया कि यहाँ पे रोकेंगे, तो उस सर उन्होंने एक काइंड ऑफ एम्बुश और बैटलफील्ड था वो, तो वहाँ पे उन्होंने वो पूरी मुग़ल फौज जो एडवांस कर रही थी उसको वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे स्टैंड लिया। तो अब सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि हल्दी घाटी की लड़ाई में जो अकबर का जो सेनापति थे वो राजा मान सिंह थे जयपुर के, और उनके राजपूत आगे थे। और महाराणा प्रताप की तरफ से उनका जो सेनापति था वो हकीम खां सूरी, वो खिलजई पख्तून, और उससे पख्तून आगे थे। और बाकी जो कैवलरी, राजपूत कैवलरी थी, इस तरफ राजपूत कैवलरी आ गई थी, तो फिर कजाक कैवलरी, उज्बेक कैवलरी, ताजिक कैवलरी, अकबर की जो फौज थी। फिर मेरे ख्याल से ईरानियन आर्चर्स थे, ईरानियन तरकी मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, तो वो आर्चर्स थे अकबर की फ़ौज में। देन कैनन्स थी, हाँ कैनन्स थी। और इस तरफ इनके पास कैनन्स नहीं थी, बट इनके पास बाकी कैवलरी काफ़ी थी। महाराणा प्रताप की फ़ौज कम थी, इनकी शायद 22,000 थी, महाराणा प्रताप की 5,000 थी, ऐसे कहते हैं, 17,000 5,000 या 22,000 5,000 ऐसे हिसाब लगाते हैं। तो सुबह लड़ाई शुरू हुई, तो सबसे पहले फोर्सेज जो इधर से जो फौज ने सबसे हमला किया वो थे हकीम खां सूरी और उसके पख्तून, और उधर से जो कैवलरी टकराई वो थे राजा मान सिंह और उसके राजपूत घुड़सवार। तो जब ये ईरानियंस जो थे इन्होंने देखा तो एक तरफ से तो क्योंकि राजपूत वर वेयरिंग केसरिया, और उधर से वो जो पख्तून कैवलरी आई वो थी ग्रीन्स में, तो दे गॉट कन्फ्यूज़ कि ये अभी किसके ऊपर तीर चलाएं। हाँ, कि वो कन्फ्यूज़ हो गए, बिकॉज देवर ऑल्सो, मतलब वो बाहर से आए थे। अच्छा यार, तो वो फेल हो गए कि ये, वो कन्फ्यूजन में आ गए कि ये क्या चक्कर है। ठीक है, उनको नहीं पता था कि ये इंडिया है। महाराणा प्रताप को बोलते हिंदवाड़ा सूरज, लेकिन उसका कौन लड़ रहा था? हकीम खां सूरी आगे, और ही डाइड इन द बैटल। इन दैट बैटल आई थिंक more than 5,000 people died in 7 hours. In 7-8 hours of battle, more than 5,000 people died, and it was a checkmate. Maharana Pratap assaulted Raja Man Singh. वो बड़ी फेमस फ़ोटो है जिसमें वो उसका हाथी है और प्रताप आते हैं घोड़े के ऊपर और वो अपना फेंकते हैं भाला, तो मान सिंह डक्स एंड जो भाला है वो उसके महावत के लगता है। तो कोई कहते हैं मान सिंह है, कोई कहते हैं शाहजादा सलीम था। अभी ये भी एक कन्फ्यूजन है कि शाहजादा सलीम था उसमें हाथी के ऊपर या मान सिंह थे, ठीक है। पर उस वक्त जब घोड़े पे उन्होंने भाला फेंका तो वो चारों तरफ से घिर गए, और ये ताजिक्स और उज्बेक्स ये चारों तरफ आए, तो ही वॉज फाइटिंग एंड ही वॉज बैडली इंजर्ड। तो उनके एक मान सिंह झाला हुआ करते थे, उनके एक सरदार, तो उन्होंने देखा तो वो ही जस्ट चार्ज्ड इन एंड ही रेस्क्यूड प्रताप। एंड उन्होंने अपना प्रताप का जो सिरस्त्राण था, जो हेलमेट, वो खुद ने पहन लिया, एंड प्रताप वाज डिसीव, एंड प्रताप वाज टेकन आउट ऑफ द बैटलफील्ड एंड मान सिंह वाज देन सराउंडेड एंड मान सिंह डाइड फाइटिंग, मान सिंह झाला। एंड देन Chetak's run, he ran with Maharana Pratap on his back and jumped, there was a narrow river flowing. He jumped that and thereafter he succumbed to his injuries. But Pratap was saved. And battle was such that both the sides suffered lot of casualties and Mughal forces suffered lot of casualties. तो वो वहीं रुके, उससे आगे नहीं आए. So it was, no king was killed, no king was captured, so it was kind of a victory for Maharana Pratap because Mughal force was stopped there. Stopped there. So बाकी हिस्ट्री में कुछ अलग तरीके से पढ़ाते हैं इसको, but I would say no king was captured, no territory was captured, the force stopped there. Maharana Pratap's forces suffered more casualties, but of course they had suffered such a debilitating casualties that they couldn't move ahead. They couldn't move it. So they came with an aim to capture. They couldn't.
So was it a victory for Akbar? No, it was not a victory for Akbar. बिल्कुल If you've been able to stall, तो objective achieved, sir. Achieved. And after that, there was a major Battle of Diver, which no one talks about. In that battle, comprehensively Maharana Pratap defeated Mughal forces. Comprehensively, and except for Chittorgarh, rest whole of the Mewar was captured back by Maharana Pratap from Mughals. ओके सर बिकॉज इसको हमें कभी पढ़ाया नहीं गया तो सर पढ़ो, बताया ये नहीं पढ़ो तुम लोग। सर हाँ, अभी- Battle of अभी- Diver पढ़ो, अभी पढ़ेंगे। Battle of Diver पढ़ो। ये And lot of people are going to read, sir. हाँ, बहुत Battle of लोग पढ़ेंगे। Diver, read Battle of Diver, and उसमें again in that battle and in the whole struggle, Hakim Khan Suri then is Pakhtun Swar with Pratap, Mavs जो मेव हैं, मेव एक हैं, मेव्स आर ऑल्सो सर ये बहुत हिंदी स्पीकिंग वाले लोगों को ना थोड़ा समझ में प्रॉब्लम मेव जो हैं, मेव जो हैं, मैं चाहता हूँ वो समझे सर। तो मेव जो हैं वो हसन खां मेवाती का नाम सुना होगा, वो राणा सांगा की तरफ से लड़ा था। जब बाबर आया तो उसने फरमान भिजवाया कि भाई आप तो हमारे वो हो को रिलीजनिस्ट, आप हमारी तरफ आओ। तो उसने बोला कि भाई मैं हूँगा को रिलीजन में, लेकिन मेरे भाई तो ये हैं, बिकॉज वो राजपूतों से बने हुए हैं मुसलमान मेव्स। तो हसन खां मेवाती के पूरे मेव जो हैं वो महाराणा सांगा की तरफ से लड़े और मारे गए उसमें। और जब ये जो स्ट्रगल चली है, इसमें कभी भी इन लोगों ने प्रताप का साथ नहीं छोड़ा। तो ये इतिहास की ऐसी बातें हैं जो कि सर बहुत इम्पोर्टेंट है एक्चुअली कि रिलीजन हैज़ कभी हमारा मतलब मेन उसका हिस्सा नहीं रही है। रिलीजन आपका अपना है, बट आप जब अपना जान ये देने कभी को भी नहीं तैयार था। हैं। हाँ, ये कभी भी नहीं था, ये नहीं था पहले भी। मतलब जो हुए हैं बातें, जो हुआ होगा, मतलब कुछ एक्सेसेस हुई हैं, कई हैं लोगों ने, जो हम पढ़ते हैं इतिहास में, काफ़ी एक्सेसेस हुई हैं जो अपने सिखों के गुरुओं के साथ में और सब जगह हुई हैं। जौहर हुए हैं, इतने काफ़ी जौहर हुए हैं, तो वो एक अलग है। लेकिन बहुत सारे तबके ऐसे हैं जो कि हमेशा सही डायरेक्शन में सही उस साथ खड़े रहे और कभी छोड़ा नहीं साथ। तो ये इतिहास की बातें हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। और बस उससे ये है कि सीख लो और आगे चलो। हाँ, सीख लो और आगे चलो। ये तो सर एक सोशल मीडिया पे एक और वीडियो है जो बड़ा वायरल है, जिसमें आप हाई एल्टीट्यूड एरिया में हाफ मैराथन भाग रहे हैं और आप एक जमी हुई लेक के अंदर चले जाते हैं सर। वो कश्यप बोल रहा है जो और उसके बाद आप निकलते हैं और फिर भागने लगते हैं सर। तो एक बार सर सभी के लिए कि क्या इंसिडेंट था और कैसे हुआ सर? सर उससे पहले माय सिंसियर अपॉलजी सर, मैं तो वो मतलब वो क्रेजी बोलना चाहता था जो तो कश्यप की हिंदी अच्छी है। हाँ नहीं, इसीलिए सर मैंने कवर किया कि इस बार इस बार गलती ना हो जाए। गुस्सा नहीं करना है। उसके लिए शब्द होता है जुनून। जुनून, तो जुनून तो बोल नहीं पाए, बोले पागल। नहीं सर, ठीक तब है, आप सामने बट मेरे को इतना पता है इसकी तब आप हिंदी सामने ठीक नहीं है। बैठे थे सर, अभी आप सामने बैठे हुए हैं। नहीं सर ने और मान सर दोनों ने बोला कि तू सही बोल रहा था। बहुत लोगों को बुरा लगा, सर लोग को नहीं लगा कि हमारे तो मेरी मम्मी भी कहती है, वाइफ भी कहती है तू अकेला नहीं है। तो सर प्लीज। तो ये पेंगोंग सो लेक जो है वो फ्रोजन हो जाती है, मतलब जम जाती है सर्दियों के अंदर। तो ये फरवरी, तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे पेंगोंग सो, फर्स्ट टाइम पेंगोंग सो लेक के ऊपर मैराथन ऑर्गेनाइज कर रहा था। एक ग्रुप है लेक के अंदर, तो सिविलियंस हैं वो, उनका एक ग्रुप है और वो इस तरीके की एडवेंचर एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उसकी हम प्रैक्टिस कर रहे थे। तो हम फ्रोजन शोक रिवर पर भी हमने बहुत दौड़ लगाई और फिर प्रैक्टिस के लिए मैं, मानसर वगैरह हम लोग जो है मेरे जीवन, मेरा EQ, हम लोग दौड़ रहे थे। तो पूरा 21 किलोमीटर दौड़ रहे थे हम। मानसर इस कर्नल मनदीप सिंह मानसर, जिनकी आप पहले भी जिक्र कर चुके हैं। सर ने अभी 1000 किलोमीटर्स किया है, 1000 किलोमीटर। उसके बाद दोबारा सर 350 या समथिंग अगेन लद्दाख में दोबारा अभी कुछ 450 किलोमीटर 450 किलोमीटर सर उसमें लगे हुए हैं सर। तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे और दैट डे वी वर रनिंग नॉट 21, हाँ उस दिन हमारा था 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर्स। तो हमने करीब हाँ हमने टर्निंग पॉइंट टच कर दिया और उसके बाद में हम लोग 8 किलोमीटर मार्क पे थे। तो वहाँ पे हम दौड़ लगा रहे थे और सडनली मैंने कहा लेक के बीच में दौड़ते हैं। तो हम लेक के बीच में चले गए और सडनली मैंने कहा क्या है ये, तो बढ़िया है, बड़ी कुछ नहीं टूटता सब। और उसके बाद सिर्फ ये बोल के और थोड़ा सा आगे गया और पानी में सीधा अंदर बर्फ़ टूट गई और मैं पानी में गिर गया। और अंदर बर्फ़ की करीब परत जो है वो इतनी मोटी थी, इतनी करीब 1-1.5 फीट थी वहाँ पे। पर कुछ क्रैक था वो मुझे दिखा नहीं और मैं सीधा अंदर गया, एकदम अंदर डार्क।
और बस ऊपर थोड़ी सी वो जहाँ से मैं आया था वो रोशनी दिखाई दी थी। मैं इधर उधर नहीं गया, मैं सीधा उस रोशनी की तरफ वापस गया और जैसे सिर्फ बाहर निकाल के मैंने अपने हाथ टच कराए और मेरे पीछे AQ था, मेरा AQ ऑफ माई ब्रिगेड लेफ्टिनेंट कर्नल विनीत, उसने फटाक से मेरे को पकड़ के और खींच दिया बाहर। और मेरा AQ, मेरा जीवन एंड देन माई बडी मुनीर, ये लोग वहाँ थे, तो उन्होंने खींच के बाहर निकाल लिया मेरे को। और जैसे ही बाहर आया उस दिन टेम्परेचर -28 हो रखा था, विंड चिल के साथ एकदम जम गए, पूरा सफ़ेद हो गया। और नाउ आई हैड एन ऑप्शन कि हाइपोथर्मिया, बिकॉज रोड भी दूर थी, कितनी दूर गाड़ी से? रोड करीब होगी 1 किलोमीटर के करीब, 1-1.5 किलोमीटर होगी। तो मैंने कहा अब दौड़ ही लेते हैं, उधर ही दौड़ के पहुंच जाएंगे। तो स्पीड और बढ़ गई और 4 किलोमीटर और दौड़े उसके बाद, मतलब आई कंप्लीटेड, मतलब 8 किलोमीटर पे गिरे थे, 4 किलोमीटर रह गए थे। तो आई स्टार्टेड रनिंग एंड आई पिक्ड अप स्पीड, टाइमिंग इम्प्रूव्ड, जो टाइमिंग इम्प्रूव। आप पूरे गीले थे सर? पूरा गीला, -28 डिग्री। -28, बाहर से पूरा सफ़ेद, लेकिन अंदर से जो है डाउन क्लोथिंग वगैरह पहनी हुई थी, तो अंदर से जो बॉडी हीट है उससे वो आई बिकॉज दौड़ रहा था और बॉडी हीट जनरेट हो रही थी, तो मेरे को हाइपोथर्मिया सेट इन नहीं हुआ। मुझे लगा कि शायद हो जाएगा, पर थे लड़के, गिर गए तो उठा के ले जाएंगे। नहीं, क्या फिर होगा? भी सर ये पंगे लेना मतलब इट इज आउट ऑफ नॉर्मल, सीरियसली, मतलब आई कैन बी एक्सक्यूज फॉर व्हाटएवर आई हैड सेड, बट इट इज नॉट नॉर्मल। नहीं, आपको पता लग जाता है ना, आपको पता लग जाता है कि भाई तुम मरने वाले हो या जिंदा रह जाओगे। तो मुझे था कि ये तो चल जाएगा काम, तो बस निकलते ही भागना शुरू कर दिया और बॉडी गर्म रही अंदर से। और जैसे ही वहाँ रुका तो तुरंत वो हाइपोथर्मिया का ऑनसेट शुरू हो जाता है, तो इमीडिएटली जाके वो कपड़े चेंज किए, सूखे कपड़े पहने और रिवाइव हो गए। आई डिड नॉट टेक, मतलब कोई मेरे को चाय पी ली बस। एंड ये फाइनल मैराथन से कितने दिन पहले का था सर? ये करीब 1 वीक पहले। और एक हफ्ते में फिर आपने अगले दिन आपने दोबारा दौड़ा होगा सर? नहीं, अगले दिन 6 किलोमीटर जो भी रूटीन था सर नॉट ऑन पैंगोंग सो पे नहीं था, वो जो हमारा रूटीन चल रहा था उस हिसाब से, मतलब ट्रेनिंग में ब्रेक नहीं हुआ। ट्रेनिंग में ब्रेक रेस से 1 दिन पहले का, एक दिन रेस्ट था और फिर हमने वो, तो उसमें मैं 19th आया था आउट ऑफ 100। ओह वाओ सर। हाँ, 100 ही दौड़े थे। हाँ, तो मेरी पोजीशन 19th, मैं और मुनीर साथ दौड़े थे। हाँ, ये मानिए सर, ये खुद के साथ तो आप पंगे लेते रहते हैं सर, वो तो मैंने देखा है सर, आप खुद के साथ तो पंगे लेते रहते हैं सर, बट अगर किसी और कोई और पानी के अंदर घुस गया होता है ऐसे हाँ। उस फ्रोजन लेक के अंदर, तो आप उसको क्या एडवाइस करते हैं कि दौड़ो। अगर मेरे ही घुसने वाला कौन होता, हमारे 81 ब्रिगेड के होते या मेरे साथ वाले, तो दौड़ो लगाओ दौड़। So that's the best way to- बेस्ट वे कि और कोई चारा नहीं है ना। नहीं, चारा एक था ना सर, हाँ। वो 1 किलोमीटर में जहाँ गाड़ी है उस तरफ दौड़ो, हाँ बट आपने उसको 4 किलोमीटर की तरफ दौड़ा दिया सर। हाँ। मतलब आप दौड़ गए पता लग जाता है। अभी 29 साल हो गए पहाड़ में, यही काम कर रहा हूँ मैं, सर। पहाड़ी चढ़ रहा हूँ, 29 पीक हो गई हैं। और या तो जंगल या पहाड़, तो पता है कि कहाँ पे मतलब अभी पहाड़ अलाउ नहीं कर रहा है या बॉडी अलाउ नहीं कर रही, तो उतना मालूम पड़ जाता है, उतना एक्सपीरियंस है। तो मेरे को पता था कि सब ठीक रहेगा और उससे स्पीड बढ़ गई, और तो अच्छा टाइमिंग अच्छा हो गया। सर तो ये किस्सा हुआ था। सर, ये आपकी जो बात है इससे मेरे को एक माउंटेनियरिंग के लिए आपने कुछ सिखाया था कि व्हेन यू आर इनटू माउंटेन्स एंड ऑल, आपकी बॉडी के साइंस को पहचानना है कि वो जरा एक बार बताइए सर। तो माउंटेन में बॉडी के साइंस जब आप चढ़ रहे होते हो, तो मेन जो चीज़ होती है वो है हाइड्रेशन। और हाइड्रेशन से क्या होता है कि आपका जो खून है वो पतला ही रहता है। अदरवाइज बिकॉज ऑक्सीजन का प्रेशर कम है, तो ब्लड सेल्स जो हैं वो बढ़ना शुरू कर देते हैं और थिक होना शुरू हो जाता है ब्लड, रेड हेमोग्लोबिन। हाँ। यस। तो द एम इज़ टू कीप द ब्लड थिन सो दैट ब्लड कीप्स फ्लोइंग, क्योंकि जैसे ब्लड थिक होता है इट स्टार्ट लीकिंग इन द लंग्स, तो इट हापो है। इफ द ब्लड liquid leaks in your brain, it is hako. And the best way to know the sign is that if your urine is turning yellow, that means it is a danger sign. You have to have a lot of water. If urine is white, then you need not to worry that body hydration is good. Plain mein you can have less water, you will not have anything except for maybe UTI ho gaya. But mountain mein it will lead to HAPO, it will lead to HACO, it will lead to first it will lead to AMS, HACO followed by HAPO followed by HACO. ये हो सकता है। तो the first sign is keep your check your urine. If it is yellow, have a lot of water. So and
Then is protection, basically keep your skin protected and keep your throat covered. You're inhaling a lot of cold air, so you don't develop UTI, upper respiratory tract infection, and walk with the pace of your breathing. Keep your breathing even and acclimatize well. These are the things. सर मतलब आई हैव हर्ड दिस कि मैं भी गया था तो लोगों ने बहुत डराया था कि हाई ऑल्टीट्यूड में ऑक्सीजन बहुत कम है, आप यू शुड नॉट, आपको एक्सर्ट नहीं करना चाहिए, ज़्यादा आप दौड़ेंगे तो आपकी हेमोग्लोबिन बहुत हाई हो जाएगा क्योंकि आपका सर्कुलेशन उतना ज़्यादा हो रहा है। समथिंग रॉन्ग विद स्टडी। मैं पूरे टाइम में अपने जहाँ रहा हूँ मैं 10-10 किलोमीटर दौड़ा हूँ, पूरी पल्टनों को दौड़ाया है और किसी को कुछ नहीं हुआ। किसी को कुछ नहीं हुआ, ये गलत है, ये थ्योरी गलत है। आप जितना आप बॉडी एक्लिमेटाइज करती है, इफ़ यू अगर आप बैठोगे तब आप पक्का बीमार पड़ोगे। बट इफ़ यू भाई अगर पहाड़ में लड़ना है, जो दौड़ेगा वो चढ़ेगा और जो चढ़ेगा वही लड़ेगा। भाई तुमको पीक तो that's beautiful, yes sir. क्लाइम, जो दौड़ेगा वो चढ़ेगा, जो चढ़ेगा वही लड़ेगा। आप बैठोगे कि मैं तो दौड़ूंगा नहीं, मैं तो वॉक करूंगा थर्मस लगा के, तो नहीं लड़ सकते। तो इसलिए मेरी तो पूरी ब्रिगेड दौड़ती थी। पूरी ब्रिगेड दौड़ती सर, मैं खुद देखा है। और मैं फ्राइडे होता था कमांडर्स रन फॉर फन, तो आई वुड यही 21 में भी आपने शुरू किया था। हाँ, तो वो सेम, तो वो वहाँ पे भी वही कि भाई मेरे साथ में सोशलाइज करना है तो मेरे साथ दौड़ लगाओ और फिर उसके साथ एक चाय का प्याला और हलवे की एक कटोरी, वो मेरा सोशलाइजेशन था, वो मेरी पार्टी थी। तो आते थे। अब अभी कमांडर बुलाएगा तो आएंगे बेचारे। आते थे। फिर एक होता था कमांडर्स गैलअप विद कमांडर। मैं कहा भाई कमांडर वांट्स ऑल ऑफिसर्स टू गैलअप विद हिम, तो फिर सब ने राइडिंग सीखी और सब फिर गैलअप के लिए आते थे। और इट यूज्ड टू वेरी बिग इवेंट, कमांडर्स रन फॉर वन एंड कमांडर्स गैलअप। तो मेरे साथ गैलअप होता था, जिसमें आप के पास चले गए थे सर। हाँ, के पास तो एक के पास, और फिर वहाँ सब जगह घोड़े गए हैं और खूब गैलअप हुए हैं वहाँ पे। तो बैक्टीरियन कैमल्स भी जाते थे। तो हमारा एक पूरा सिल्क रूट का, क्या कहते हैं ना, जो सिल्क रूट का कभी रहा होगा तो वैसे हमारा कारवां चला करता था। और जैसे ही प्लेन वो मिलते थे, प्लेन ग्राउंड काफ़ी है वहाँ ऊपर, तो वहाँ पे गैलअप होते थे घोड़े। तो दैट जोरदार। इसके हैं मेरे पास क्लिप, तेरे को दूंगा। यस दैट विल बी ग्रेट सर। तो आपने वो ऐसा मंगोलियन लाइफ भी जी लिया सर वहाँ पे। मतलब पहाड़ की ये तो अपने लोग ऐसे जीते थे। अपने जो जनरल जोरावर सिंह हैं, उनकी डोगरा फोर्सेज, राजा रणजीत सिंह की फौजें, सब ने वहाँ बहुत लड़ाई लड़ी हैं उस ऑल्टीट्यूड पे। और वो सारा इलाका उसी समय का है। यस, उससे पहले तो सेकंड एडी में कनिष्क, जो एम्परर कनिष्क था, तो ये हमारा इलाका है। और इतिहास बताता है, इतिहास पढ़ें तो उसमें सब चीज़ें पता लगती हैं, कैसे कैसे किस किस सम्राट के अंडर में रहा। लास्ट ये थे राजा रणजीत सिंह, जनरल जोरावर सिंह, लास्ट ये लोग थे। इनफैक्ट आपको पता, मैं जो ब्रिगेड थी सर उस एरिया से ही जनरल जोरावर के कॉलम्स गए थे, अपने इलाके से, काराकोरम पास, और इधर से फौजें गई हैं। यस सर। अभी हम कुछ यूनिट से मैंने सर अपने ऑफिसर जो आपके साथ रहे हैं उनसे मैंने कुछ पूछा था कि आपसे कुछ पूछना है क्या, तो लॉट ऑफ रिस्पॉन्स सर। बट उनमें से कई सारी चीज़ें हम बात कर चुके हैं सर। शमशेर सर, कर्नल शमशेर यादव सर, उन्होंने बड़े सारे सवाल पूछे थे सर। ब्रिगेडियर रावत ने आपसे पूछने के लिए बताया था सर। भूपेंद्र धमानकर सर, उन्होंने बताया था सर। तो शमशेर सर ने सर आपके बारे में जनरली हम बात कर चुके हैं सर। ब्रेन हैमरेज वाला जो आपका चोट लगा था उसके बारे में, शौगाम वाला पोस्ट अटैक के बारे में, सेंगर सर वाले जो 2 इंसिडेंट। सेंगर सर, हम मेजर दीपेंद्र सिंह सेंगर, उनके ऊपर एक सीरीज़ भी बन रखी है, जीत की जिद। सो फैंटास्टिक ऑफिसर, एकदम कंप्लीट गो, कमांडो डैगर से लेकर के ही इज़ बीन शॉट ट्वाइस। एंड इनफैक्ट फौज छोड़ने के बाद भी उन्होंने जो अचीव किया है दैट इज़ अमेजिंग। आई थिंक IIM, वन ऑफ द IIMs, अहमदाबाद, यस। एंड सर ने बिल्कुल जब शुरू किया था, एज ही सेज कि मैंने तो उनसे काफ़ी, आपके कमांड में शायद ही हैड कम या झा सर के कमांड में आए थे, बीपीटी दौड़े। बीपीटी तो आपके टाइम में, हाँ मेरे टाइम में, यस सर आए थे और सर बीपीटी दौड़े थे और एक्सीलेंट में आए सर। दैट वाज अमेजिंग थिंग। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ सर। उनको 2 बार गोली लगी है सर, एंड दोनों टाइम आप वहाँ पे थे सर। मैंने निकाला दोनों बार। उसके बारे में थोड़ा बताइए सर, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो पहली बार जब गोली लगी तो वो आसाम में, मैं टीम कमांडर कर रहा था। आई वाज टीम 2IC, बट ही वाज डूइंग एडजुटेंट, तो आए वो टीम कमांड करने के लिए। तो इन्फॉर्मेशन आई कि यहाँ पे एक ग्रुप है टेररिस्ट का, तो स्टेशन पे उतरे ही थे। तो कि भाई शेखू तो आ जा, तो मैं जोंगे वोंगे लेके पहुँच गया। सर छुट्टी से आ रहे थे, स्टेशन पे उतरे और बोगेगांव
बगोईगांव स्टेशन। तो मैं पहुंच गया वहाँ पे, और कि ये ऐसे गांव है, तू इधर से जाना, मैं इधर से जाऊँगा, बस ऐसे प्लान बनाया था। तो बगोईगांव पहुँचे तो मेरे को एसपी ऑफिस से कॉल आया कि भाई हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और तू आ जा जरा यहाँ पे, तो कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो मैं फटाफट अपनी ट्रुप तैयार होके और बगोईगांव पहुँच गया। तो वहाँ पे एसपी ऑफिस में कोई सोर्स आया हुआ था कि इस जगह पे ये ग्रुप है टेररिस्ट का, और ये कंफर्म खबर है, अभी हैं वो, इस वक्त वहाँ हैं। उस वक्त मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, इस वक्त वहाँ हैं। तो बस एक मैप खोला वहीं पे कि ये गांव है, इस गांव में तू ऐसा करना, मैं जाऊंगा साउथ साइड से और तू ईस्ट साइड से आ जाना, बस ऐसा। तो और हम सिविल बस में जाएंगे और तू ये फौजी गाड़ियाँ लेके और फिर फटाफट उधर से जाके स्टॉप लगा देना। मैंने कहा ठीक है। तो वो बस में गए, वो अपनी फ़ौज भर के, और वो जो भी गाइड था वो कंफ्यूज हो गया। उसको पता था कि यार तू 500-600 मीटर पहले रोक देना, उसके बाद में हम ना चल के जाएंगे। तो वो भूल गया थोड़ा सा, तो उसने ले जाके जहाँ पे वो थे उस घर के आगे ही रोकी बस, और बिल्कुल सामने से, बिल्कुल सामने। और वो आराम से, वो लोग जो थे वो AK-47 लेके, कोई अपना आप रेस्ट कर रहे हैं, कोई बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले सेंगर सर उतरे, उसके पीछे अनूप सिंह एंड पार्टी, तुमने शायद देखा नहीं होगा उनको, वो उतरे, अनूप सिंह, दिलीप पाटिल और ये पार्टी उतरी। तो सेंगर सर जो थे वो सिविल ड्रेस में थे। तो दिलीप पाटिल, हाँ, दिलीप पाटिल को जानता, हाँ। तो पीछे अनूप सिंह उतरा। तो सेंगर सर सिविल ड्रेस में। तो पहले वो जो भी ग्रुप था उन्होंने देखे और वो स्माइल किया सेंगर सर की तरफ कि भाई ये तो हमारा ही कोई है, और हथियार के साथ दोनों, वो भी हथियार के साथ था। तो उसने भी, वो जो भी सेंट्री खड़ा था उसने स्माइल किया, और स्माइल करके, लेकिन बिफोर जैसे ही उसने रियलाइज़ किया, उसने राइफल उठाई, सेंगर सर ने फायर कर दिया। दोनों ने गोली चलाई एक दूसरे के ऊपर। तो उस सर की गोली लगी उसको, वो गिरा नीचे और सर गिरे, सर के लगी ग्रोइन के अंदर गोली। पीछे से फिर अनूप सिंह वगैरह बाकी जनता पहुंच गई, नारायण सिंह और ये सारी पार्टी, गणेश था, नारायण सिंह, ये सारे पहुंचे। और फिर फायर फाइट हुई। तो मैं आया, तो जैसे ही मैं उतरा भयंकर फायर की आवाज़, तो भागना हमने शुरू किया जिस डायरेक्शन में हमको जाके लग रहा था। फिर हमने देखा कि सामने से ना भाग रहे हैं लोग। मैंने कहा यार, ये मेरा पहला एनकाउंटर था। मैंने कहा इनके पास तो हथियार है, अच्छा ये लेकिन क्या हो सकते हैं। मैंने कहा वो हथियार है, ये शायद वो बड़ी टेररिस्ट पार्टी है, तो हमको मारना चाहिए। पहला yes. तो फिर हमने भागते भागते गोली चलानी शुरू करी। तो जनता भी फायर कर रही है। अच्छा, पहले तो सब दौड़ लगा रहे हैं। मैंने कहा बड़ी फायर। तो बिकॉज पहला एनकाउंटर है, वो दौड़ लगा रहे तेज कि पकड़ ही लेंगे इनको ना। तो बीपीटी दौड़ रहे हैं, स्प्रिंट मार रहे हैं। तो मैंने कहा फायर। तो फिर रुके, अच्छा ऐसे पीछे मेरे को आंखें ऐसे बड़ी बड़ी करके देख रहे हैं, फायर। तो फिर देन दे स्टार्टेड फायरिंग। नाउ जब उन्होंने फायर शुरू किया तो 100 मीटर, अच्छा डिस्टेंस करीब 150-200 मीटर था। तो थोड़ी दूर पे मेरे को धूल उठनी दिखाई दी। तो मुझे लगा कि अरे साला रेंज कितनी है, रेंज ही हमने नहीं बढ़ा रखी। फिर मैंने 200 पे किया, रेंज 200 पे किया, मैं खड़ा हो गया। फिर मैंने सिंगल शॉट फायर करना शुरू किया, एक फिगर लिया और सिंगल शॉट फायर करना शुरू किया। तो फिर एक बंदा, आई ड्रॉप्ड वन चैप, और बाकी लोग वो भाग गए। तब तक रेडियो सेट पे आ गई कि सेंगर साहब के लग गई और वो भंवर सिंह के लग गई। और मैं घूम के भाग के पहुंचा वहाँ पे। तो सेंगर सर लेटे हुए थे, सर की गोली लगी हुई थी, और हमने फटाफट IV शाइवी और वो डेक्सा इंजेक्शन वो लगाया, और सर को इवेक्यूएट किया, लेके गया उठा के मैं। तो सर ना बिल्कुल 8 पैक होते थे सर के, यस 8 पैक होते थे, और कि बड़ी मेरे कोई फैट नहीं है। तो जब उनकी गोली यहाँ से लगी, पीछे से निकल गई, तो जीन्स वीन्स फट गई, मांस निकला। तो मैंने उनको पलटा पीछे से, IV शाइवी लगा के क्या हुआ है। तो देखा तो मांस निकला हुआ है, और वो चमड़ी से उसके पीछे सफ़ेद है। तो मैंने कहा सर फैट आपके भी है, ठीक है ना। बड़ी ऐसे करते रहते बकवास। तो ओए मेरे को इतना बड़ी दर्द हो रहा है, तो बड़ी हंसा मत, ठीक है ना। मैंने कहा इतना सारा फैट इकट्ठा हो रखा है पीछे हिप्स के ऊपर, ठीक है ना, आपके भी फैट है। और उस वक्त मोबाइल नहीं थे, नहीं तो हम फोटो खींच लेते। तो ये स्टार्टेड ना, हंसा मत यार, हंसा मत, ठीक है, बहुत दर्द हो रहा है। फिर उसके बाद में हाउ मेनी बुलेट्स? एक लगी थी उनके वहाँ उस वक्त, एक लगी थी, बाद में 5 लगी। और तो फिर हेलीकॉप्टर वगैरह बुलाया, सर को एवेक्यूएट कर दिया। और फिर फाइनली वो कई दिन तक वो यूरिन और जो एक्सक्रीटा वो दोनों 2 थैले लेके घूमते रहते थे अपना। फिर वो ठीक हो गए, शेपन हो गए 1 साल में वापस। कारगिल की लड़ाई हुई, उसके बाद में हम लोग लोलाब, बहुत इंटरेस्टिंग है। लोलाब में पहुंचे। तो लोलाब में उस एनकाउंटर में रात हम लोग 3 दिन से बैठे हुए थे। तीसरी रात को एक फंसा ग्रुप। 3 दिन से आप बाहर एम्बुश में बैठे हुए थे हम। 3 दिन से जंगल के अंदर एम्बुश लगाया हुआ था, मिडिल ट्रैक के ऊपर। तो तीसरी रात को फंसा एक, मतलब फायर फाइट हुई, मेरे को आवाज़ सुनाई दी।
फिर फायर फाइट बंद हो गई। फिर आप और सर एक साथ एक ही पार्टी थोड़ी दूर पे थे। मैं सर से करीब 4.5 किलोमीटर दूर पे था। तो मैंने कहा क्या हुआ कि सर कि भाई आए हैं बंदे, रात बहुत ज़्यादा, अंधेरा बहुत ज़्यादा था, दिखे नहीं, लेकिन लगी लगी 100% है, बिकॉज वी हैव हर्ड नॉइसेस। तो सुबह देखते हैं। फर्स्ट लाइट पे ही वो ट्रैकर डॉग था, वो बुला लिया वहाँ से। ट्रैकर डॉग आया तो काफ़ी ब्लड पड़ा हुआ था। ट्रैकर डॉग ने स्निफ किया और मैंने कहा सर अभी कि मैं जा रहा हूँ पीछे, मैंने कहा सर नाउ बी केयरफुल। तो गए आगे, थोड़ी देर में 1 घंटे बाद तो फिर ज़बरदस्त फायर। फिर सर आए रेडियो सेट के ऊपर कि शेखू मेरे तो लग गई, मैं तो नहीं बचूंगा अभी, पर ये लोग बहुत सारे हैं, तू आ जा, इनको छोड़ना मत। तो मैं भागा, मैंने कहा क्या बोल रहे हैं ये तो, कि भाई मैं बचने वाला नहीं हूँ, मेरे लग गई हैं, गोलियाँ लग गई हैं। एंड ही ट्रेल्ड ऑफ। देन आई रैन तो दत्तराम घाले was there, he was fighting, I could hear fire, then he वो दत्तराम घाले सेट पे आया कि साहब बहुत ज़्यादा है, मतलब फायर काफ़ी आ रहा है, मेरा एमिनेशन ख़त्म हो रहा है। तो मैंने कहा बाकी ग्रुप कहाँ गया सर का? तो वो क्या हो गया, वो ट्रैकर डॉग के साथ में जब गए तो उससे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया, फैल गए, भारी वाले पीछे रह गए। और वहाँ पे ऐसा है कि अगर आपका लिंक टूट गया तो आपको दिखता नहीं है, आप जंगल में घूम, बिल्कुल जंगल में घूम। तो खैर मैंने कहा दत्तराम घाले तू सिंगल शॉट फायर कर, डबल टैप, तब मेरे को पता लगेगा तो किस डायरेक्शन में है। तो उसने सिंगल शॉट डबल टैप फायर किया, तो जिस डायरेक्शन से ज़्यादा फायर आ रहा था उस डायरेक्शन में हमने रॉकेट लॉन्चर मारे दनादन, 10-12 राउंड दिए उधर, तो उनका फायर टूट गया। और फिर भाग के हम ऊपर पहुँचे, तो फिर वहाँ सिंगर सर थे और सिंगर सर को निकाला, हेलीकॉप्टर बुला लिया था, सिंगर सर को निकाला। तो ये वॉज ऑल श्रेडेड, नीचे पूरा सेकंड टाइम 5 गोली लगी सर के, और ही वॉज एवेक्यूएटेड। एंड इसमें फिर वो जो ये जो नारायण लिंबू है उसको राइफल दिखाई दी कि सांप की राइफल लेके आता हूँ, ऊपर पड़ी हुई है। तो आई वाज मॉपिंग अप द एरिया। तो जैसे ही उसने बैरल को हाथ लगाया, आप उस एरिया में थे जहाँ सर को गोली लगी थी और सामने मिलिटेंट था? हाँ, मतलब वो पता नहीं था मैं कि वो नारायण लिंबू को राइफल दिखी, बैरल दिखी, तो वो नारायण लिंबू ने बैरल को जैसे हाथ लगाया उस पर फायर आया, तो वो रोल अप नीचे गिर के आया। तो उसके बाद फिर मेरे ऊपर फायर आया, उसको लगी नहीं, फिर मेरे ऊपर फायर आया। तो मैं जिस पेड़ के पीछे था ऊपर से सब छाल छूल सब उतर गई उसकी। तो मैंने भाग के डाइव मार के, और पेड़ की जो रूट निकली हुई होती है उसके कवर लिया। तो वहाँ पे देखा तो ट्रैकर डॉग और उसके नीचे ट्रैकर डॉग हैंडलर, वो दोनों वहाँ घुसे हैं। तो उनको निकाला, मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो, तो निकलो जाओ नीचे जाओ बाहर। और वो जो भी था वो फायर लगातार आता रहा हमारे ऊपर। फिर हम क्रॉलिंग वॉलिंग करके ऊपर गए, और नारायण लिंबू ने गाली गुली दी। तो उसने बोला कि भाई गाली क्यों दे रहा है? तो देन आई रियलाइज की तो बिल्कुल 5 मीटर पे बैठा है। फिर मैंने उससे पूछा कि भाई कहाँ का है? तो कि साहब मैं तो वहाँ का हूँ। तो मैंने कहा सर एक बार इफ़ आई मैं एक बार थोड़ा सा दोबारा, कुछ लोगों को हो सकता है समझ में नहीं आया सिचुएशन। तो आप लोग अलग अलग जगह बैठे थे सर, सिंगर सर के सामने से मिलिटेंट गुजरे, सर ने फायर किया होगा एंड देन उनको चोट लगी और वो भागे। तो ट्रैकर डॉग लेकर के सिंगर सर की पार्टी मतलब उनको फॉलो करते और वो उसमें घुस के जाके, और जाकर के उन्होंने एम्बुश, पीछे मुड़ के एम्बुश लगा दिया था। एम्बुश नहीं लगा था, वो फर्स्ट एड दे रहे थे। अच्छा, जो ये मिलिटेंट्स थे एक दूसरे मिलिटेंट पार्टी फर्स्ट एड दे रही थी, और जब उन्होंने सोचा फौज निकल जाएगी सर, बट ये तो डिटरमाइंड थी, फौज पहुंच गई और ऊपर ही चढ़ गए। तो बिल्कुल ही 1 मीटर से फायर खुला, 1 मीटर पे 1 मीटर फायर खुला। हाँ, उसमें गोली लगी 1 मीटर। दे थॉट कि ये चले जाएंगे, क्योंकि वो जो बंदा था वो तो चलने के काबिल नहीं था, उसके पाँव में लगी हुई थी, किस तरह के सीट के लगे। बाकी लोग भी थे जिसको आप लोग ने बाकी लोग भी थे। तो खैर फिर उसमें वो हमारा थोड़ा सा कम्युनिकेशन हुआ, और फिर फायर फाइट हुई, एंड देन आई गॉट अ चांस, तो आई टुक हिम। नहीं सर, आपने यू स्पोक टू हिम रेडियो सेट पे, आप उससे बात करते हैं? रेडियो सेट पे नहीं, हमारे सामने आमने बात हो रही थी। मैंने कहा भाई कहाँ का रहने वाला? कि साहब मैं तो पार का हूँ रहने वाला। और मैंने कहा डाल दे हथियार। तो कहते हैं आपका अपना काम है, मेरा अपना काम है। अच्छा, उसने ऐसे बोला? हाँ, ऐसा बोला, आप अपना काम करो, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। बड़ा पोलाइट हमारा कन्वर्सेशन था। फिर मैंने ग्रेनेड फेंक दिया, वो नीचे रोल हो गया। फिर दूसरा फेंका। आपने उसको लोकेट कर लिया था? कर लिया था। मैंने कहा भाई कि हाँ जनाब, तेरे लगी क्या है? साहब एक लगी रात में, कभी आपने ग्रेनेड फेंका उससे लगी। ऐसे हमारी कम्युनिकेशन चल रही है। फिर मेरा एक रेडियो सेट ऑपरेटर आ रहा था, मंजू शाह। तो मंजू शाह बेवकूफ़, उसने हमारी बातचीत सुनी, तो वो उसने सोचा पता नहीं क्या है, तो वो थोड़ा सा आया, तो शायद बुला रहे आप। हाँ, बुला रहा है क्या? तो और प्रॉब्ली कवर से निकल के, एक कवर से दूसरे कवर के बीच में थोड़ा सीधा होके वो आया, मतलब ऐसे इंक्लाइन थी, तो वो क्लाइंबिंग द इंक्लाइन, कुछ पकड़ के बुश वगैरह। तो सीधे इधर से फायर किया और मंजू शाह डाउन। मैंने कहा मंजू शाह के नहीं साहब, रेडियो सेट की गोली लगी। NPR से होता था पहले, NPR से में लगी गोली, मंजू शाह जी नीचे गिर गए।
और वो उस मोमेंट में मुझे दिखा कुछ हरकत, और फिर मेरी तरफ फायर आया, मेरे को कुछ हरकत दिखाई दी, एक सिंगल शॉट गया। फिर मैंने कहा भाई क्या, तो कोई जवाब नहीं आया। फिर नारायण लिंबू को बोला भाई देख कि साहब मर गया। तो हमारी काफ़ी देर तक बातचीत चली, लड़ाई चली। किस डिस्टेंस पे आप लोग दोनों थे सर? यहाँ से बस ये वो पेड़ या ये जो तार है इतना, तार का, ये तार है, ओह माय गुडनेस, इतना ही था, इतनी नज़दीक था, पर वेजिटेशन इतना ज़्यादा था कि हमको कुछ दिख ही नहीं रहा था। फिर फाइनली जब हम उसके बिल्कुल नज़दीक गए तब वहाँ सब कुछ दिखाई दिया। किशन सिंह अपना वो वहीं थे, उसको भी वो मरा हुआ पड़ा था, शंबाला वहीं मरा हुआ पड़ा था। एक 18 RR का एक लड़का था, वो खत्म हो गया उसमें। टोटल हाउ मेनी हमारे कितने? 3 फैटलिटीज, 3 फैटल कैजुअलिटीज। और सेंगर सर बैडली इंजर्ड। तो डॉग हैंडलर और डॉग नहीं, वो सेफ हो, वो सेफ थे। और फिर सेंगर सर MH पहुंच गए थे 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर। तो वहाँ तो पहुंच जाओ तो वहाँ बच ही जाता है आदमी। सर वो बहुत अच्छा काम कर रहा है सर, 92 बेस हॉस्पिटल बहुत तगड़ा काम करती है। तो 92 बेस हॉस्पिटल में उनका जो भी ऑपरेशन हुआ। और फिर तो 97 में क्या हुआ, 97 में पहले पता नहीं, तुम तो उस जमाने, तुम भी उसी जमाने से, आर्चिस के कार्ड आते थे। यस हमने देखे हैं सर आर्चिस के कार्ड। तुमने देखे हो, तुम लोग थोड़े नए जमाने के, तो पहले आर्चिस के कार्ड आते थे। तो मैं एक कार्ड लेके आया सर के लिए, गेट वेल सून। फिर मैं भुलक्कड़ में भूल गया, जैसे कल भूल गया ना, वो आई कार्ड ही नहीं मिल रहा था, कहाँ गया आई कार्ड। कहीं रख के भूल जाता हूँ, वो मैं आई कार्ड वो उनको देना भूल गया। अब वो दोबारा इंजर्ड हो गए, तो फिर मैंने लिखा थैंक यू फॉर गेटिंग इंजर्ड अगेन, यू सेव्ड माय कार्ड, गेट वेल सून। ठीक है, और फिर लेके गया वो कार्ड को हॉस्पिटल में। मैंने कहा आपको तो देके आऊँगा कि सर थैंक यू वेरी मच, आपको दोबारा आपने गोली खाई और ये लो कार्ड अपना, है ना, अभी ठीक हो जाओ। तो हंस रहे थे सर। फिर मैंने कहा देखो अभी ऐसा है, फिर मैंने कहा देखो कहाँ कहाँ लगी है आपके, देखो यार यहाँ लग गई, देख यहीं लगी। मैंने कहा वो 97 में आपके यहाँ लगी थी, अब भी यहीं लगी, आप एक बुलेट प्रूफ कच्छा बनवाओ, जैकेट पहनना छोड़ो, ये है ना, ये जैकेट वैकेट काम की नहीं है, आप एक बुलेट प्रूफ कच्छा बनवाओ, आपको वहीं लग रही है। बट ही इज प्रोड्यूस 2 sons, so I think is good. नहीं सर, इनफैक्ट आपके कार्ड से ध्यान आया, सर ने आपको ये तो नहीं बोला कि थैंक गॉड इस बार याद रहा, नहीं तो और एक बार गोली खानी पड़ती। और मैंने उनसे बोला, मैंने कहा फालतू में क्यों टीम कमांडर बनने आ जाते हो, मैं टीम 2 में से तो आई वाज कमांडिंग द टीम, और वो बार-बार आ जाएं और बार-बार गोली खा के वापस निकल जाएं। मैंने कहा छोड़ दो ये चीज़, है ना, टीम कमांडर वगैरह आपके बस की बात नहीं है, आप यू डोंट कम, ओके, आई एम द टीम कमांडर, तो यू बिकॉज यू आर कमिंग यू आर गेटिंग शॉट, ठीक है। सो आई रिमेन द टीम कमांडर। सर आगे ब्रिगेडियर रावत ने कुछ चीज़ें पूछने के लिए बताई सर, आई एम एब्सोल्युटली क्लूलेस अबाउट दैट। तो हम लोग 21 मराठा लाइट जो इन्फेंट्री थी वो SFTS नाहन में होती थी। तो वहाँ पे हमारा प्रोबेशन पूरी पलटन का चल रहा था, तो उसमें सभी स्पेशल फोर्सेस यूनिट से इंस्ट्रक्टर्स आए हुए थे, 1 पैरा 9 पैरा, तो 3 ही थी, 1 पैरा 9 पैरा एंड 10 पैरा। तो हमारे इंस्ट्रक्टर्स थे, ये जो हमारा जो प्रोबेशन चला उसमें जो मेन हवलदार इंचार्ज जो था वो हवलदार लक्ष्मण राम जाट, और एक था हनुमान राम चौधरी, और एक था जब्बर सिंह भाटी। वो हमको दिखाते थे मिक्स मार्शल आर्ट एंड कराटे, और ये दोनों हनुमान राम जो था वो नेविगेशन और डेमोलिशन एंड कम्युनिकेशन, एंड लक्ष्मण राम जो था वो ओवरऑल इंचार्ज था, एक भौरा राम भी था। तो इस तरीके से तो ये लोग थे। तो ये इन लोगों ने मतलब हमने ऑफिसर्स को तो बहुत कम देखा, जो पूरा जो प्रोबेशन चलाया और जो इतना अच्छा चला वो इन लोगों ने चलाया। और दे वर ग्रिम, टेसिटर्न, अलूफ मैन ऑफ आयरन कैरेक्टर एंड अनशेकेबल पर्पस, यू नो, रैमरॉड स्ट्रेट एंड सॉलिड। तो जो स्पेशल फोर्सेस में सिखलाई हुई, तो उसका क्रेडिट जो है आई से 90% क्रेडिट जो है वो इन लोगों को जाता है, लक्ष्मण राम जाट, हनुमान राम चौधरी। तो ज़बरदस्त, वो शायद लक्ष्मण और दोनों सूबेदार रिटायर हुए और भी रिटायर्ड हैं। और मतलब जिसको कहते हैं ना कि जो मैंने बोला कि काम करना है तो अभी करना है, और काम ही करना है और उसके अलावा और कुछ करना ही नहीं है, ये उन दोनों का था। मतलब कभी कोई फालतू बात नहीं, कभी कोई लूज टॉक नहीं, और कोई भी प्रश्न पूछो, जो प्रोबेशन जब करते हैं तो बहुत क्वेश्चंस होते हैं, बहुत चीज़ सीखनी होती हैं, तो कभी कोई गलत जवाब नहीं, और कभी ये नहीं कि मैं अभी चेक करके आता हूँ, ये मुझे पता नहीं है। हाँ, वो सब उनको पता होता था, और थॉरो। तो और वो ज़माना था, वो मतलब
ओल्ड सोल्जर्स जो होते हैं, जो श्रीलंका में जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, और बिल्कुल ही जो ज़मीन से उठे हुए लोग हैं, वो लोग थे। और तो मेरा जो जैसे मैं डेवलप हुआ फौज में, मैं एज यंगस्टर सेकंड लेफ्टिनेंट पहुंच गया था वहाँ पे, तो जैसे मैं जो डेवलप हुआ फौज में, उसका जो फाउंडेशन है वो इन लोगों ने रखी है। सर कोई एक आध इंसिडेंट जनरली होता है हमेशा प्रोबेशन में या ट्रेनिंग में, हाँ, कि इनके साथ जो अभी तक याद रहा हो आपको? प्रोबेशन में एक तो वो जो एक घूमता रहता है, जो मेरे से पूछा गया था कि भाई आपका क्या कास्ट है, क्या रिलीजन है, तो ये हनुमाना का है। उनसे पूछा कि भाई क्या, कि भाई आप नीचे उतरे, मैं आया था, 3 टर्न होती थी पहले, तो एक बक्सा लेके उतर गया नीचे। फिर क्या, हाँ भाई आप प्रोबेशन के लिए आए हो, कि हाँ क्या नाम है, तो मैंने अपना नाम बताया। तो मैंने कहा ये जात तो ये तो राजस्थान का है, इसको पता होना चाहिए। तो कि नहीं देखो जरा ध्यान से देखो दाने में, तो मैंने ऐसे देखा दाने भाई। फिर मैंने वही बोला कि मैं भाई हिंदू राजपूत हूँ। तो कि ना आप ऐसा करो, थोड़ा सा इसको ठीक करो, थोड़ा मतलब देखो, थोड़ा पानी में नहा के आओ। मैंने कहा पानी किधर है, तो देखा वो एम्प्टी होती थी, तूने नहीं देखा नान में, तो वहाँ एम्प्टी और गंदा कीचड़ वहाँ पे ना, वो गाड़ियाँ धुलती थी, और वहाँ पे जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती है, हाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, और वहाँ पे जहाँ धुलती थी तो वहाँ पे वो ग्रूस ये वो, और वहाँ एक कोई पटल सा बना हुआ था, पॉन्ड टाइप। तो मैं उसमें रोलिंग करके आया। फिर दोबारा पूछा, फिर मैंने वही जवाब दिया कि नहीं दोबारा चारों तरफ नज़र घुमाओ और दोबारा एक बार जरा डुबकी लगा के आओ। तो दोबारा मैं गया, फिर ऐसे देखा तो लिखा था कमांडो कंट्री सर्व विद प्राइड। तो उस वक्त स्पेशल फोर्सेस नहीं होती, तो मैंने कहा कि मेरा रिलीजन जो है वो कमांडो है और मेरी जो जात है वो कमांडो है। तब बताया कि हाँ देखो, आप तो अफसर हो, तो अफसर के पास तो सभी आएंगे। आप बोलने लगे कि मैं ये हूँ, मैं ये जात हूँ, मैं वो जात हूँ, मैं ये धर्म हूँ, मैं वो धर्म हूँ, यहाँ तो सब हैं, तो आप सब हो, बिल्कुल आप सब हो। और पूरी फौज में यही है। तूने पलटन कमांड करी, तूने पलटन कमांड करी है। 25 राजपूत का सीओ था मुजम्मिल, नारियल फोड़ता था, पर पूजा हवन होती थी, करता था, हाँ। हवन करता था, तो सीओ साहब था। तो बहुत बड़ी टीचिंग है ये। सो एंड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू सच पीपल सर। ये हमारे पूरे और बहुत ही गहरे लोग थे ये, जिन्होंने सिखाया, हर चीज़ सिखाई, कम्युनिकेशन सिखाया, नेविगेशन सिखाया, डेमोलिशन सिखाए। और बिल्कुल जो लिखने वाले ना, वो बिल्कुल हिसाब किताब कैलकुलेटर भी नहीं लेने देता था हनुमाना ना। हाँ लगाओ, गणित भूल गए लगे हुए कैलकुलेटर नहीं लेता था। नहीं सर, सबके कॉन्टेक्स्ट के लिए कि डेमोलिशन वगैरह में बहुत कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं आपको, कितने चार्जेस, किस ब्रिज टाइप, कितना वजन है, कितना ब्रिज है, कितने डायमेंशंस हैं, उससे चार्जेस निकलते हैं। तो वो कैलकुलेटर यूज नहीं करने देता। और डेसिमल्स में जाते हैं सर वो। ऐसे ही कम्युनिकेशन में भी हिसाब किताब होता है, तो उसमें भी बिल्कुल नहीं यूज करने देता। अब तो सब तो आजकल तो एआई करने लगे। एआई करेगा। हाँ, हमारे एआई तो वो थे दोनों। नहीं सर, सिंसियर ग्रेटिट्यूड, ऐसे लोग हैं सर तभी पूरे ऐसे फोर्सेस हैं सर, दे हैव अ मेजर रोल। एंड अगर आपका किसी ने पर्सनालिटी शेप किया है, आप अगर उनको शेयर दे दे तो आई कैन इमेजिन कैसे रहे होंगे सर। हाँ, उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। सर आपका कुछ वो कमांडोज के डिटेलमेंट में कुछ बड़ा फनी सा इंसिडेंट हुआ होगा सर? तो हम लोग वहाँ थे पताचरकुची में, आसाम में, पूरी पलटन थी वहाँ पे, और ऑपरेशन वगैरह चलते थे। कोई इतना ज़्यादा कोई सक्सेस वगैरह नहीं हो रही थी। और तो वहाँ पे एक स्कूल के अंदर हमने डेरा जमा हुआ था, स्कूल वगैरह बंद था, हमने डेरा जमा रखा था स्कूल में। और तो स्कूल प्रिंसिपल था, उनकी 2 बड़ी सुंदर लड़कियाँ थीं। तो सीओ ने बोला कि भाई उनको इनवाइट करो डिनर पे। तो सीओ प्रिंसिपल साहब को इनवाइट किया गया, बेटियाँ भी आईं। और तो ये सब लोग बैठे थे, पठानिया सर, सैमी सर, अपने कालरा सर, दे ऑल वर सिटिंग एंड दे वर ट्राइंग टू इम्प्रेस द गर्ल्स। तो मैं कहीं से आया, मैं शायद कहीं गया, तो मैं आया तो पठानिया सर ने इंट्रोडक्शन कराया कि इनसे मिले, ये हैं, लेफ्टिनेंट वन था, कैप्टन था, ये कैप्टन शेखावत हैं, हमारे सबसे स्ट्रॉन्ग अफसर हैं, लेकिन इनकी शादी होने वाली है अभी। तो बैठ गया साइड में। फिर उन्होंने कि अरे पहले मतलब स्कोप क्लियर कर दिया था। हाँ, क्लियर कर दिया। फिर उसके बाद में लड़कियों ने शुरू किया, अरे कमांडोज तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, हमने वो मूवी देखी है प्रहार,
तो आप सब ने कमांडो कोर्स किया हुआ है, तो सीओ कर्ण शिंदे का हम सब ने कमांडो कोर्स, हमने सब ने कमांडो कोर्स किया हुआ है। तो पटने से बोलता है एक्सेप्ट कैप्टन शेखावत। उस वक्त हमारे कोर्स के लिए कंपलसरी नहीं था, या तो हॉर्स का कोर्स करो या कमांडो कोर्स करो, तो मैंने हॉर्स कोर्स कर रखे थे। तो पैट सर ने पोल खोल दी कि एक्सेप्ट कैप्टन शेखावत, और मेरी शादी फिक्स्ड है अभी, 26 नवंबर को मेरी शादी होने वाली है। उनको आपसे खतरा था। हाँ, तो और ये बात है 10 दिन पहले की। तो अरे शेखावत तूने कमांडो कोर्स नहीं किया? सीओ ने कहा बताओ यार वो एडिशन को कि कमांडो कोर्स मंगवाएंगे। मैं बोल रहा हूँ सर मेरी शादी होने वाली है। वो उधर से एडिशन और भी तेज, अपने गोविंद सर थे या शायद पांडे सर थे, तो उन्होंने लेटर भी लिख दिया। और कमांडो नवंबर एंड में कमांडो भी डेट आ गई कि कमांडो, मैं सीईओ के पास गया, मैंने कहा सर मेरी शादी होने वाली है, मेरे जो वुड बी फादर इन लॉ ने सब कुछ बुक कर दिया है। तो बड़ी मुश्किल से फिर वो कमांडो कोर्स को पोस्टपोन कराया गया, और शादी हुई नवंबर में, और दिसंबर में मैं कमांडो कोर्स कर रहा था। हाँ, तो ये ऐसे, तो ये इंसिडेंट है। तो कमांडो कोर्स कर्टेसी, वो प्रिंसिपल साहब के डॉटर साहब नहीं पढ़ाने इधर। दिस इज समथिंग सर। एक तो हमारी इतनी क्विक एक्शन तो मैंने बहुत कम देखा है सर। और ये भी मतलब, अरे पूछ तो लो, मैं बोल रहा हूँ सर मेरी शादी होने वाली है। एंड हाँ, किसी को अगर पता नहीं होगा कमांडो कोर्स क्या है, कमांडो कोर्स एक बहुत ही डिफिकल्ट कोर्स है जो बेलगांव में होता है। प्रहार मूवी आप लोगों सबने देखा होगा, तो उसमें ये स्नाना पाटेकर का था। फिर उसमें मेरे को आई ग्रेडिंग मिली, बाद में मेरी पोस्टिंग हुई कमांडो विंग में। यस, आप इंस्ट्रक्टर थे सर वहाँ पे, एंड आपने बहुत लोगों को मोटिवेट किया सर स्पेशल फोर्सेस के लिए। सर रावत सर ने और एक चीज़ पूछी थी सर, लोकताक विजय, जो लोकताक में जो ऑपरेशंस किए थे और बहुत ही अच्छे ऑपरेशन हुए थे सर, उसमें आप टीम कमांडर थे। एंड जो सर ने लिखा था कि ऑफ कोर्स मैं भी था सर, बट मैं ऑपरेशन में तो ऑफ कोर्स नहीं था सर, कि जो हमारे जनरल थे सर, जनरल ऑफिसर कमांडिंग जीओसी, उन्होंने पहले मना कर दिया था कि ये हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है इस हिसाब से इस एरिया में ऑपरेशन करना। तो इसके बारे में कुछ बताएंगे सर? हाँ, तो उसमें क्या था कि वो लेक काफ़ी बड़ी लेक है, और जो हमें टारगेट मिला, टारगेट कैसे मिला वो भी एक बड़ी कहानी है। बट जो जनरल का एप्रीहेंशन जो प्रश्न है उसमें मैं सीधा उस पर आता हूँ। तो फ्लोटिंग आइलैंड थे, फ्लोटिंग आइलैंड्स के ऊपर उन्होंने घर बनाए हुए थे, और वो सिविल पॉपुलेशन के बीच में रहते थे, और करीब 15 के करीब का ग्रुप था ये, और हैविली आर्म्ड, और उसके बीच में कैंप है और चारों तरफ सिविल घर हैं, फ्लोटिंग ऑन द लेक, और उसमें हस्बैंड वाइफ बच्चे, फिशरमैन बेसिकली। सर वैसे तो इसने भी ही हैज डन लॉट ऑफ गुड ऑपरेशंस इन मणिपुर सर। हाँ, तो तेरे को पता ही है इसको, डॉक्टर लेक। तो बट हाँ सर, वी हैव टू कीप इन माइंड एप्रीहेंशन क्या था उनका कि आप करोगे यहाँ ऑपरेशन, एक तो अपनी कैजुअलिटी हो सकती है, क्योंकि कोई लड़ने की जगह तो है नहीं, ग्राउंड तो है नहीं। मेरे से पूछा ऑपरेशन कैसे करोगे, मैंने कहा सर नावे लेके जाएंगे, उस पर प्लेटफॉर्म बनाए, उस पर खड़े हो जाएंगे, और खड़े होकर हमने फायर करना है। ये कवर कोई नहीं है। और मैंने तो बुलेट प्रूफ पटका और जैकेट भी अलाउ नहीं किया, क्योंकि या तो आप हथियार उठा लो लाइफ जैकेट पे, अगर आप बुलेट प्रूफ पटका जैकेट पहनोगे तो वैसे डूबोगे। आपको सर बुलेट प्रूफ पटका और जैकेट भी अलाउ नहीं किया था? हाँ, मतलब वो क्योंकि हम पहन रहे थे तो वजन इतना ज़्यादा हो रहा था कि हम डूब रहे थे पानी में, क्योंकि धीरे धीरे लाइफ जैकेट का वो कम बॉयंसी कम हो जाती है और आप धीरे धीरे सिंक करने लग जाते हो। तो ये सारी बातें जीओसी को हमने बताई कि भाई ऐसे है, और सरप्राइज हमारा कवर है और लाइफ जैकेट पहनी हुई, तो कि तुम्हारे क्या चांसेस है कि हथियार सामान, मैंने कहा हथियार सामान गुम नहीं होगा, क्योंकि अगर गोली भी लगेगी पानी में गिरेंगे, लाइफ जैकेट है और बाकी सब हमने सिक्योर किया हुआ है, बांधा हुआ है सब कुछ, ना राइफल घूमेगी ना कुछ घूमेगा। बाकी कि सिविलियन जो हैं वो मैं कहा सर बहुत क्लोज हैं, 2-2 मीटर पे ही हट्स हैं। हालांकि हमने सर्विलेंस करी है और सबको टारगेट बांट रखे हैं, लेकिन चांसेस हैं जब गोलियां तो चलेंगी तो लग सकती है। तो और उस ग्रुप में 2 लेडीज़ भी थी कि यार तुम तो मनोरमा देवी करवा दोगे दोबारा। तो मैंने कहा सर वो तो मरेंगी, अगर हैं तो मरेंगी क्या होगा, मतलब तो नहीं ये तो बहुत यू नो जनरल वाज जेन्युइनली कंसर्न कि तुम साला एक तो लेके जा रहा है, तो कहता है कि तो बुलेट प्रूफ पटका जैकेट, एक तो ये इशू है। तो हमने कहा नहीं सर हम कर लेंगे, यू नो आई जस्ट कन्विंस्ड हिम, पहले तो निकल गया मुंह से, तो फिर कहने नहीं सर वो है ये वो करके,
तो फिर देन ही वाज नॉट कन्विंस्ड कि सिविल कैजुअलिटीज ये वो, कहता भाई ये तो बहुत डेंजरस है, इट्स वेरी ऑडेशियस बट इट इज़ वेरी डेंजरस। कोर कमांडर थे। हाँ, तो इट्स वेरी ऑडेशियस, वेरी डेंजरस, डोंट डू एनीथिंग टिल टाइम आई टेल यू, अभी तुम थोड़े दिन लेट मी थिंक। पर एज लक वुड हैव इट कि उस ग्रुप ने एक यूनिट थी वहाँ पे, उसके ऊपर अटैक कर दिया। हाँ, तो भाई मैंने राव सर मैंने कहा सर इट इज़ या तो कल है या ये है नहीं। मैं 45 दिन हो गए मैं करते हुए इतना मशक्क़त, तो मैंने कहा कल है, अब मैं नहीं बात करूँगा, आप बात करोगे। मैंने कहा सर या तो कल है या अब मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से। तो सर ने बात करी और फिर वो परमिशन आई और हम गए। और प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि 4 मिनट में हमने 4 मिनट थिंग्स वर ओवर। और 9 हमारा कुछ नहीं, नॉट ए स्क्रैच, उनकी 9 टोटल, 9 एंड हथियार सामान दुनिया भर का, मतलब 4 या 5 तो एक ही थी, M16 थी, लथोड थी, 61 मोटर था, RPG थी, 3,500 राउंड थे, 14 रेडियो सेट्स थे, तो मतलब जखीरा था, जखीरा। हाँ, और ऑपरेशन लास्टेड 4 मिनट्स 4 मिनट्स में थिंग्स वर ओवर एंड नो सिविलियन कैजुअलिटी, नो कैजुअलिटी टू सेल्फ एंड दोज गर्ल्स ऑल्सो। एक ही थी उस दिन, उसके पाँव में गोली लगी, उसको हमने ऐसे ही पकड़ लिया। हाँ, रेस्ट ऑल वर फिनिश्ड, उसको वी डिडंट। तो और उधर से फायर आया, दे वर कट डाउन इमीडिएटली, मतलब इट वाज सो एक्यूरेट, सो एक्यूरेट। हम लोग खड़े हुए थे बोट के ऊपर, तो गई जब गोली पास से जाती, तेरे को पता ही कैसे आवाज़ करती कि गई है इधर से ये भी। हाँ, तो 2-3 राउंड यूबीजिल क्या है वो पूरा पानी का फव्वारा ऊपर आके गिरा और बजे कान के पास में, तो बट दे वर कट डाउन इमीडिएटली बिकॉज लक्ष्मण सिंह ऑन इज PKMG। लक्ष्मण सिंह बेस्ट, क्या बंदा, कांतिराम बोड़ो और अपना ये MS सिंह, हाँ, फिर राजवीर रॉकेट लॉन्चर के ऊपर, लोथा नारायणन, लोथा वाज देयर। लोथा को बुखार था, तो मैंने लोथा वाज हैविंग 102 फीवर। जब हम चलने लगे तो मैंने लोथा को मना कर दिया, मैंने कहा यू विल नॉट कम, गो बैक। उसके बाद मैं बोट लेके निकल गए। कैसे नहीं आएगा सर? हाँ, अच्छा, बोट लेके निकल गए हम, और मैंने अच्छा, बोट लेके निकल गए सर? हाँ, निकल गए, हम निकल गए, मतलब निकल गए, मैं मेरी बोट निकल गई, पीछे बोट आ गई थी। अच्छा, मैंने कहा यू विल नॉट कम, तो मैं चला गया। अच्छा, उसके बाद में फिर जब मैं पार्टियां लगा रहा था तो सडनली जो मेरे वाला आइलैंड बहुत जोर से हिला ऐसे करके, तो पीछे मुड़ के देखा तो लोथा था। तो जानता है, हाँ, तेरे तो कोचमेट है। हाँ, पीछे मुड़ के देखा लोथा था। तो ऐसे छोड़ के आ जाओगे? दानवाकार दैत्याकार लोथा प्रकट हुआ। अब वहां पे क्या बोल सकते हो तुम? कुछ नहीं बोल सकते। आई काउंट टू बुलशिटेड के ऊपर तो सेंट्री बैठा हुआ है और नीचे लोथा। उसके जूते भी नहीं मिलते सर, उसकी US से उसकी सिस्टर वुड सेंड हिज शूज 12 नंबर के। सर बट इसकी आपने जो तैयारी कराई थी सर, हम लोग 11:30 बजे रात में शुरू करते थे ट्रेनिंग। स्विमिंग होती थी, तो 3-3, 4-4 किलोमीटर और हथियार सामान के साथ में, और हमने 7-7 किलो 6-7 किलो लोगों के वजन कम हुए। सुबह 3:30 बजे तक, 3:30 बजे फिशिंग शुरू हो जाती है और रात के 10 बजे तक फिशिंग चलती है। तो वी वुड स्टार्ट ट्रेनिंग एट 11:30 इन द नाइट एंड विल ट्रेन टिल 3:30 इन द मॉर्निंग। पूरी रात हम स्विमिंग करते थे हथियार सामान के साथ में। तो बट वी ट्रेन सो वेल एंड सो हार्ड, और ट्रेनिंग में इतनी ज़्यादा दिक्कतें हुई। जब ऑपरेशन हुआ तो बंदों ने बोला कि साहब ये तो पता ही नहीं लगा, ये तो ट्रेनिंग से बहुत ईजी था, ट्रेनिंग तो हमारी बत्ती बंद हो गई। मैंने कहा तभी ईजी लगा। वो जो बोलते हैं ना कि हाँ, पसीना बहाओ तो खून बजाओ। हाँ, तो you more you sweat in peace, less you bleed in war। तो बहुत सही कहावत है सर। भूपी सर ने बड़े सारे सर, मतलब ये वॉज वेरी फैसिनेटेड। तो भूपेंद्र धवानकर सर, तो उन्होंने कई सारी चीज़ें बताई हैं सर। मैं एक करके बताता हूँ सर। उन्होंने बताया सबसे पहले तो ऑफिसर प्रोबेशन, आप उनके शायद प्रोबेशन ऑफिसर थे सर। तो आपने जैसा प्रोबेशन चलाया, कभी ही नेवर, आप उनको 8 बजे बुलाते थे तो 8 बजे, 1 मिनट लेट हुआ मतलब 50 पुशअप, एक्सप्लेनेशन दिया तो और 50। He really remembers you for that sir। and आपने उनको एक रोमेल के ऊपर किताब दी थी सर,
और जैसे कि सर Infantry in attack. इन्फेंट्री अटैक, यस Infantry in Angriff in German. सर, Infantry in attack. So that is a very thin book written by General Rommel himself, सर and very everyone should read it. Young officers. आई एम श्योर बहुत लोग नोट कर रहे हैं Yeah. सर. So वो I would discuss each chapter. हाँ वही, वो किताब इतनी अच्छी है कि हर चैप्टर पे फिर मैं उससे लिखवाता था पूरा, फिर उस पर उसका इंटरव्यू लेता था. मतलब इंटरव्यू क्या, मतलब आई टू आस्क हिम कि ओके टेल मी व्हाट इज रिटन, व्हाट हैव यू लर्नड. सो देन ही वुड कम एंड ही वुड एवरी डे, वो हमारा रोज का टास्क था कि पूरे दिन भर, उसके बाद में भूपी विल कम एंड ही विल टेल मी व्हाट हैज ही रेड एंड व्हाट हैज ही लर्न फ्रॉम दैट चैप्टर. हाँ, तो वो मेरा ऊपर लिख के दिखाता था, उसका ब्रीफ होता था, एंड देन ही वुड ब्रीफ मी ऑन द चैप्टर. तो पूरी किताब हमने ऐसे एक एक चैप्टर उसको पढ़वाया था और एनालाइज करवाया था प्रोबेशन के टाइम में. क्योंकि प्रोबेशन में हमारे तो मैंने भी मतलब अलग अलग लोग होते हैं सर, तो मैंने एक बार 3 बुक रिव्यूज़ भी दिए सर एक दिन के अंदर. तो सर तो बड़े सस्ते में छूट गए, बट नहीं, और भी थी, और भी बुक्स थी, और ये एक हाँ ये बट दिस इज इम्पोर्टेंट जो आप कह रहे हैं कि एक एक चैप्टर, बिकॉज द बुक इज सो इम्पोर्टेंट, उसको चैप्टर को एनालाइज करके. हाँ, एनालाइज करके. अदरवाइज क्या होता है ना कि आप रिव्यू लिखते हो, रिव्यू तो कैसे भी लिखते हैं, अभी चटके. हाँ, और एक चैप्टर पे कि इस चैप्टर में बताओ पॉइंट वाइज मेरे को बता क्या सीखा इसमें. तो ही वाज लर्निंग एंड आई हैड रेड द बुक. वंस यू डिस्कस यू आल्सो लर्न. एंड अभी तक याद है सर उनको, आपने उनको स्नाइपर फायरिंग भी सिखाया था सर. स्नाइपर जीरोइंग, स्नाइपर फायरिंग. सर ने एक बार आपको एवरेस्ट के बारे में भी, जब आपने लेडीज़ वाले टीम को लेकर के गए थे, इनफैक्ट सर के एक कोचमेट थी एंड शी वाज वेरी सीरियसली इल लास्ट स्टेज पे, आपने खुद उनको मेडिकल सबमिट पे पहुंच गए थे, सबमिट कर लिया था उसने, और जब नीचे आते वक्त एग्जॉशन, शी वाज हैविंग सम फिजिकल इशू, so she got exhausted. So I was carrying I had prepared for such contingencies. तो मैं अपनी डांगरी के अंदर 6 डेक्सामेथाजोन के इंजेक्शन लेके चला हुआ था. डेक्सा तो 6 नहीं 8 डेक्सा, 6 तो इंजेक्शन थे, फिर 2 सिरिंजेस थी और 2 वाइल्स थे. 6 तो प्रिपेयर्ड सिरिंजेस थी, प्रिपेयर्ड डेक्सा हमने प्रोक्योर की थी, प्रिपेयर्ड डेक्सामेथाजोन, और फिर अगर वो भी खत्म हो जाएगा तो 2 वाइल्स और 2 सिरिंजेस. तो वो सेकंड सबमिट के बाद में सेकंड स्टेप से ऊपर वो एग्जॉस्ट हो गई. तो फिर धीरे धीरे ऑक्सीजन भिजवाई और ऑक्सीजन लगाई, धीरे धीरे नीचे लेके आए, फिर डेक्सा दिया. तो हर 4 घंटे में एक डेक्सा देना पड़ता था मेरे को. तो डेक्सा दे के फिर रिवाइव किया, फिर एवैक्यूएट किया. तो हमको 26 घंटे लगे एवैक्यूएट करने में फ्रॉम एट दैट ऑल्टीट्यूड. आफ्टर सबमिट 26 आवर्स इट टुक अस फॉर एवैक्यूएशन. और उसको एडवांस बेस कैंप ले गया. फिर रीनल फेलियर हो गया, मतलब यूरिन पास होनी बंद हो गई बिकॉज सीवियर डिहाइड्रेशन एंड स्टेरॉइड. सो द फेस बिकेम लाइक ए फुटबॉल. हाँ, तो दैट वाज अगेन अ वेरी डेंजरस सिचुएशन. और हमारे वहाँ मेडिकल ऑफिसर थे, लेडी मेडिकल ऑफिसर थी, तो उन्होंने बोला कि एवैक्यूएट करो. मैंने कहा अब तो रात में तो एवैक्यूएट हो ही नहीं सकती, हेलीकॉप्टर वहाँ जाता नहीं चाइनीज़ साइड में. एंड देन आई एडवाइज कि मैम आप लेसिक्स दो. तो कहता यू आर एडवाइजिंग मी, शी इज़ ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड. मैंने कहा मैम एंड वी विल गिव IV, आप लेसिक्स दीजिए, और हम गन शॉट वुंड का तो ये ट्रीटमेंट होता है, IV निचोड़ते हैं. तो करीब 7 लीटर IV निचोड़ी गई, 7 लीटर्स ऑफ IV. रात भर फ्लूइड चला, और सुबह बिकॉज ऑफ लेसिक्स वो शी स्टार्टेड पासिंग यूरिन एंड थिंग्स वर ओके. देन शी वॉकड बैक टिल बेस कैंप. वो है. हाँ, तो ये कहानी हुई. जिससे बॉडी लिक्विड निकलता है, बट दैट इज अ डेंजरस थिंग बिकॉज आप मैंने तो ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड हो, पर वो IV के साथ में वो काम हो गया. भूपी सर ने आपके बैक पेन के बारे में सर ही हैज सीन, मतलब हम सबने देखा है इनफैक्ट कि आपको कैसे बैक पेन होता था, और आप इंजेक्शंस ले करके, बट यू नेवर गिव अप. हाँ, बैक पेन ठीक हो गया अभी. आई एम डूइंग एवरीथिंग. दौड़ के ठीक हो गया अभी. दौड़ के स्काई डाइव करके सर, और आप 80 आदमी केजी के आदमी को लेकर 9600 and 6 feet 4 inch. ऐसे भी यहाँ पे. एंड बैक तो ये उन सब के लिए है सर कि जो I had issue L4 L5 S1, सर herniated discs. Then I had thoracic 7 8 9,
Then I had fracture in L2 fracture. फ्रैक्चर ये इंजरीज कैसे हुई थी सर? थोराकिक तो रिजर्व ऑपरेशन हुआ था, रिजर्व खोला मेरा. आई हैड टू ऑपरेट रिजर्व, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी मेन में. 21 में सर? नहीं, व्हेन आई वाज कमांडर पीटीएस. सर तो 789 मतलब वो रिजर्व इज इट कम्स अप वेरी फास्ट. सर सो द ओपनिंग शॉक इज सॉलिड. सो इतना जबरदस्त ओपनिंग शॉक था कि मेरे कई दिन दर्द रात दिखाए. तो 789 सर में ये थोड़ा शुरुआत से बताइए सर, ये आपका पैराशूट फेल कैसे हुआ था या व्हाट हैड हैपेंड? मेन पैराशूट में कुछ प्रॉब्लम हुई थी. मेन पैराशूट डिड नॉट मतलब आई थ्रू द पायलट शूट. मेन पैराशूट डिड नॉट डिप्लॉय, इट डिडंट कम आउट प्रॉब्ली. पहले पायलट शूट ओपन करते हैं जिससे निकाल करके आपका मेन पैराशूट को निकालता है बाहर. बाहर. तो समथिंग वाज रॉन्ग, इट डिड नॉट ओपन. इफ आई मे सर, मैं एक बार और, आप कितने ऑल्टीट्यूड से जंप? मैंने उस दिन किया था 12,000 फीट से. आपने 12,000 से जंप किया. मैंने 5,000 पे 5,000 या 4,000 पे खोला. आप नॉर्मली हाँ सर 4,000 पे मेन को डिप्लॉय किया. तो मेन डिप्लॉय नहीं हुआ ठीक से, तो इमीडिएटली आई पंच द रिजर्व. मेन डिप्लॉय नहीं हुआ तो आपने देखा कि कैनोपी डिप्लॉय नहीं हो रही, वो हो रहा है सर? नहीं मतलब मैंने फेंका एंड देयर वाज नो प्रॉब्ली, इसको कहते हैं पायलट शूट इन टो और कंटेनर नॉट ओपनिंग. कंटेनर नॉट ओपनिंग बैग के अंदर ही था सर? बैग में था. कंटेनर में. तो और पायलट शूट बर्बल में चला गया. मतलब ना सर यू आर वेरी स्टेबल तो बर्बल में आ जाता है. हाँ. सो प्रोबब्ली आई शुड हैव वेटेड और आई शुड हैव डन, बट आई पंच द रिजर्व. और कितना टाइम था सर आपके पास? 4,000 से उसके बाद में हार्डली एनी टाइम. 5 सेकंड्स पर 1000 गिर रहे हो आप. 5 सेकंड्स फॉर एवरी 1000 फीट. तो आई हैड 20 सेकंड. 20 सेकंड्स थे आपके पास सर? 15 सेकंड्स. 15 सेकंड. हाँ. तो अच्छा, क्योंकि उससे पहले आपने डिप्लॉय नहीं किया तो डिप्लॉय नहीं होगा. और उसमें मतलब 5,000 4,000 फेंका, फिर 1,000 तो ऐसे ही पता लगाने में चला गया. हाँ. So then I punch the reserve. So when the reserve comes up, it comes up fast. It designed that way. सर So I suffered, मतलब it was such a opening shock that I started having pain. फिर जब उसको MRI काफ़ी पेन था, तो MRI कराया तो 789 some कहते हैं वो जो डिस्टेंस बढ़ जाता है उस टाइप का कुछ हुआ था. फिर it healed. फिर L2 तो बहुत रिसेंटली अभी लास्ट 2022 when I ran खरदुंगला चैलेंज. उसके 29 अगस्त I was riding and on this mare only. तो there was a double fence. कॉर्सिका? हाँ कॉर्सिका. तो एक फेंस क्लियर किया. सेकंड पे वो रुकी, तो मतलब सेकंड में शी इज अबाउट टू टेक ऑफ, तो मैं सीट खाली करी और उसने वापस हाफ स्ट्राइड ले ली. हाफ स्ट्राइड बोलते हैं कि एक बार अगर घोड़ा टेक ऑफ कर रहा है तो इट शुड टेक ऑफ. उसने क्या किया, टेक ऑफ देन अगेन लगाया और फिर कूद गई. तो आई हैड क्लियर्ड माई सीट, मतलब आई हैड क्लियर्ड माई सीट इन हर फर्स्ट राइजिंग ऑफ हर फोर्स है ना. अपना जो आगे वाले जो पाँव उसने जैसे उठाए तो मैंने सीट खाली कर दी, पर उसने वापस टेका के फिर टेक ऑफ कर दिया, तो मैं नीचे आया. तो आप सैडल पे थे सर या? सैडल पे था. सैडल पे था एंड तो सॉलिड फॉल एंड सीवियर पेन. फिर वो देखा है तो L2 हेयरलाइन. हाँ L2 हेयरलाइन. तो अब खरदुंगला चैलेंज था 7-8 सितंबर को. 29 अगस्त को हुआ ये. 26 अगस्त को. 26 अगस्त को ये हुआ. तो मैंने कहा अच्छा काफ़ी पेन. फिर हमारे को एक प्रैक्टिस थी, 40 किलोमीटर दौड़ना था. दौड़ने गए तो 10 किलोमीटर से ज़्यादा मेरे से मतलब टोटली जाम हो गया. फिर MH गया, वहाँ एक्सरे हुआ तो L2 फ्रैक्चर आ गया. देन आई कमांडर साहब. हाँ. फिर मैं आया दिल्ली. वहाँ पे बड़े रिनाउंड डॉक्टर हैं, डॉक्टर गुरु प्रसाद दुरेजा. ही हैज़ बीन ट्रीटिंग मी. हाँ. तो मैंने कहा, कहता क्या करके आया इस बार. मैंने कहा दोबारा सर का फाइल निकाला हुआ. बहुत दिन से नहीं आया आप. क्या कि नहीं, वो लगातार. इसके बाद क्या करके आया. मैंने कहा सर ये है और मेरे को ये दौड़ना है, मतलब आई कैन नॉट बैक आउट नाउ. ठीक है, तो आपने जो देना है दे दो. तो ही गेव मी देन वन इंजेक्शन. जो भी है उनका पेप्टाइड्स होते हैं, क्या होते हैं. तो पेन सबसाइडेड बट आई कुड रन होल 72 किलोमीटर्स. एंड उसके बाद मैं ठीक हो गया. अपने दौड़ के सब कुछ सही हो गया. ये सब के लिए ऐसा जो चोट लगती है. और ट्रांसवर्स फ्रैक्चर एंकल में, फिबुलर हेड फ्रैक्चर हेयर, ACL टेयर इन लेफ्ट नी, L2 फ्रैक्चर, thoracic 789, L4 L5 S1, brain hemorrhage, you name a thing, it's there. And but I am also there. एंड दिस इज द लाइफस्टाइल सर. ना आपने हॉर्स राइडिंग छोड़ी है, ना आपने स्काई डाइविंग छोड़ी है, ना आपने रनिंग छोड़ी है, ना आपने PT छोड़ी है. कुछ नहीं छोड़ा है. अमेजिंग सर.
और ऐसे ऐसे लोग हैं सर जो थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं और पकड़ के बैठ जाते हैं कि जिंदगी F4, निकल गई अब F5 तो। और इन पर तो वो हिलते नहीं सर, कहते हैं कि डॉक्टर ने मना किया है, दौड़ना नहीं है। भाई अपनी अपनी चॉइस। सर भूपी सर ने आपको टाइट ड्रिल सिखा रहे थे कुछ? हाँ तो एक हम लोग मैं कहीं से मैं मेरे ख्याल से कहाँ से आया था वापस, ये 2002 की बात है। हाँ एवरेस्ट करके आया था मैं, तो अपन मणिपुर में थे। मैं वहाँ पहुँचा तो ऑपरेशन के लिए जाना था, तो लॉन्ग मार्च, लॉन्ग इन्फिल्ट्रेशन क्या लॉन्ग अप्रोच, दो तीन दिन चढ़ते थे और रिवर्स में चलते थे। भूपी सर को लगा होगा आप यहाँ पे नए हैं तो हाँ, सिखाएंगे हाँ, आपको। तो अच्छा फिर हमको रात को कैंप करना था, तो मैंने कहा भाई वो पोंचो वगैरह लगा के अपनी वो लीन टू बनाते थे हम हमारे तो वो ड्रिल थी। तो मैंने कहा कि नहीं सर, तो ड्रिल्स आर वेरी टाइट एंड अब तो हम तो पोंचो पहन के ही सो जाते हैं। मैंने कहा भाई कर ले। मैंने अपना वो बनाया बेवक। मैंने अपना बेवक बनाया पूरा, एक ऐसे ये नहीं झाड़ी इसमें ऐसे करके एक बड़ी जगह डूंगी बेवक बनाया और उसके अंदर लगा लूँ के मैं सो गया। और रात में आई बरसात, तो मैंने कहा पता नहीं क्या कर रहे होंगे, और सुबह सबकी भीगी मुर्गियां बनी हुई थे ये ना टाइट ड्रिल वाले सारे के सारे टाइट ड्रिल लाइक चिकन देवर रूमिंग अराउंड ना। मैंने कहा वहाँ भाई क्या हुआ तुम्हारी टाइट ड्रिल पार्टी, यू सी आई एम ड्राई नाउ वी हैव टू फाइट, बड़ी अभी तो ऑपरेशन करना है यहाँ पे एंड आई एम नॉट गोइंग टू ड्राई। तो और ठंड पड़ती है वहाँ पे। हाँ तो सारे भीगे हुए, और वो भालू कोट होता था, भालू कोट वगैरह सब भीग गए। हाँ भूपी का सबसे ज्यादा मुर्गी बनी हुई थी। तभी सर को याद है अभी तक। तो मैंने कहा है तुम्हारी टाइट ड्रिल, नहीं सर अपनी ड्रिल बहुत टाइट है, हम सब मैनेज कर लेंगे। मैं देख रहा हूँ बादल बरस रहे, मैंने कहा यार बड़े तगड़े हो गए, मानसर ने बहुत तगड़े बना दिया इनको। मैं तो भाई अपना लगाऊंगा बेवक। मैं बेवक लगा आराम से सोया। हाँ, भयंकर बरसात आई और इनकी सभी सुबह मुर्गियाँ, जब भीगी मुर्गी नहीं होती भीगी Yes, sir. हाँ चिकन को भिगा दो, सारे ऐसे घूम रहे थे। हमारा भी कई बार बना है सर। सर याद कर रहे थे सर कि कई बार JNK में जब थे तो आप हर दिन इनफैक्ट एक आध पहाड़ चढ़ा देते थे सर को। योर रीडिंग द ग्राउंड एंड टेलटेल साइंस, एक रूटीन पेट्रोल में सर आपने स्पॉट देख करके, ग्रास का देख करके सर आपने बताया था कि यहाँ से गए हैं पक्का वापस आएंगे, हाँ एंड गाइस केम बैक आफ्टर 3 days। हाँ मतलब मेरे को ग्राउंड में टेलटेल साइन से पता लग जाता था कि ये इधर होने वाला है कुछ। जब रेकी करने के लिए जाते थे तो ऐसे 2 बार हो चुका है, 2 बार। तो मैं गया, अच्छा उस वक्त क्या हुआ कि मैं टीम कमांडर था, नहीं सेमी से टीम कमांडर थे, मैं टीम 2IC था। ये नॉर्थ ईस्ट की बात है कि JNK? JNK की बात है। तो हम गए, हमने रेकी करी, तो मुझे घास कुछ डंठल टूटी हुई लगी। देखा आगे जाके देखा तो कुछ और फॉलेज डिस्टर्ब्ड है, और थोड़ा आगे जाके देखा तो वहाँ कोई चल के आया है, मतलब इट वाज डेंस फॉरेस्ट था, बट आई कुड मेक आउट कि समवन हैज़ कम हेयर एंड समवन मीन्स सम गाइड हैज़ कम फॉर रेकी। सो आई टोल्ड, अच्छा उस वक्त मेरा क्या हुआ कि मेरे को बताया गया कि यू गो एंड टेक ओवर ब्राउटिंग। ये मच्छल में थे, और ये जो इंसिडेंट जो ये था ये इधर का था, कमकड़ी 268 ब्रिगेड, उस इलाके का कमकड़ी का था। तो मैंने इनको बताया, राजकुमार था, सूबेदार बन गया था जो राजकुमार साहब। yes. और मैंने कहा भाई ये 2 से 3 दिन में टकरेगा ग्रुप आके, अल्फा टीम। मैंने कहा ये टकरेगा, तुम देख लेना 100% आएंगे ये, और नहीं आए तो राजकुमार मेरा नाम बदल देना, ठीक है। एंड देन आई केम आउट, 2 days they were there and we had an encounter. बाकी क्या हुआ वो नहीं बताऊंगा। आपने और एक इंसिडेंट बताया सर, और एक हुआ था करके, व्हाट वाज द सेकंड वन सर? हाँ वो दूसरा क्या था मेरे को याद नहीं आ रहा, उसमें भी ऐसे ही ये टेलटेल साइन पकड़े थे मैंने, और वहाँ पे भी भिड़े आके। हाँ उसमें भी ऐसे ही हुआ था, वो एग्जैक्ट मेरे को भी अभी याद आएगा तो बताऊंगा तेरे को। सर ये भनोट सर ने एक रिक्वेस्ट किया सर, ब्रिगेडियर भनोट ने, कि चांगसारी का कोई ट्रक इंसिडेंट हुआ था सर। तो उस वक्त क्या था ना कि आर्मी या तो रिक्वेजिशन करती थी सिविल ट्रांसपोर्ट पहले, अभी तो CHT आती है। वो DC भी कुछ CI पहले ऑप्शन में देते सिस्टम हैं। था कि वी वुड जस्ट टेक द व्हीकल एंड ड्राइवर वुड एंड द मालिक ऑफ व्हीकल विल गेट पेड, समथिंग लाइक दैट इज प्रीकर्सर टू CHT सिस्टम। तो एक ट्रक कहीं से हमने हायर कर लिया, और वो ट्रक को हम चलाते थे ऑपरेशन वगैरह के लिए, सिविल ट्रक था वो। तो वो ट्रक ऐसा था कि उसमें वो ड्राइवर चलाता था, उसका गियर सिस्टम ऐसा था कि वो ऐसे गियर को ऐसे घुमाता था और फिर एक डायरेक्शन में लगाता था, और उधर वो गियर लग जाता था। वो किधर लगेगा वो ड्राइवर को ही पता होता था।
तो 360 वैसे पर्टिकुलर डिग्री में। पर्टिकुलर डिग्री में ऐसे ऐसे घुमाता था और फिर एक डायरेक्शन में उसको करता था, वो फर्स्ट है फिर वो सेकंड है, मतलब वो पूरा ऐसे, मतलब इट यूज टू लाइक ए पेंडुलम गियर था वो। तो भनोट सर कि नहीं मैं गाड़ी चलाऊंगा, मैंने कहा सर आप मत चलाओ, ये वैसे इसका गियर का कोई मालूम नहीं है ना। तो नहीं मैं चलाऊंगा, और दादागिरी मार के बैठ गए और ड्राइवर को हटा दिया। उसके बाद मैं चलाया और उसके बाद मैं ऐसे करके गियर लगाया तो बहुत ज़बरदस्त आवाज़ आई, कुछ ना ऐसे जैसे चक्की चल रही है। और फिर वो ट्रक वहाँ खड़ा हो गया, नीचे देखे तो पूरा गियर बॉक्स और वो उसका चूरा कुछ पता नहीं, बेरिंग सब डाउन हो गए उसके। ओह माय गॉडनेस। हाँ, और उसके बाद में वो जो कम से कम 15-20 दिन वो ट्रक वहीं एक ही जगह पे खड़ा रहा। और वो ड्राइवर रोज आके, जैसे हम जाते थे तो वो रोज हमको ऐसे करके ना ऐसे बोलता था कि ये भाई ये क्या किया तुम लोगों ने। वो भनोट सर को देखते ही ऐसे करता था। और भनोट सर उसको तो ऐसे भनोट सर मानते नहीं किसी की बात। और भी किया उन्होंने ऐसे। एक जिप्सी आई थी, जिप्सी नहीं, विली जीप, तो उसको भी चलाया, खूब चला चलू के। और उसका ऐसा चलाया कि उसका जब हमने उसको वो जाम हो गई गाड़ी, फिर जब उसको लेके गए कहीं कि ठीक हो जाए, शायद कि नहीं ठीक नहीं हो सकती, तो जो इंजन ऑयल का ग्रीस बन गया था। माय गुडनेस। तो और एक गाड़ी चला रहे हैं, वैन चला रहे हैं, उसका नीचे उतर के और ऐसे दरवाजा बंद के धड़ाम, फिर पीछे मुड़ के ऐसे ना जा रहे हैं उस डायरेक्शन में, पीछे से आवाज आई ठन करके ना, देखा तो पूरा शीशा वीशा उसका टूटा हुआ। फौज को गाड़ियां मिलनी बंद हो जाएगी। के काम थे। सर रिटायर हो गए अभी। मैंने कहा थोड़ा धीरे, मतलब क्या है, धाड़, फिर डायरेक्शन देखना भी नहीं, पीछे छनछनाने की आवाज आई, देखा, मैंने कहा देखो वो ना, वो क्या, वो शीशा टूट के नीचे गिर रहा था। सर इट्स बीन अमेजिंग सर, एंड पूरे हमारे टीम मॉन्क्स एंड वॉरियर्स की तरफ से सर वीड लाइक टू एक्सटेंड आवर सिंसियर मोस्ट ग्रेटिट्यूड सर, कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम सबका इनफैक्ट ख्याल रखा सर। एंड 2 दिन हमारे साथ आपने इतने अपने रूटीन में हमें शामिल होने के लिए दिया सर, हमें बहुत मजा आया सर। और भी आओ, और भी करो रूटीन में, मेरे लिए रनिंग के लिए वो पार्टनर हो गए आज सर। जंपिंग बढ़िया हो गई, राइडिंग हो गई, है ना। सो दिस इज द लाइफ। नहीं सर, थैंक यू सर। एंड पूरा एक झलक देखने को मिली। मैंने सुना बहुत था आपके बारे में, बट पर्सनली पहली बार मिला। और पूरा विश्वास है कि जो भी इसको देखेंगे वो उतने ही मोटिवेट होंगे जितना यूनिफॉर्म में जब आप थे तब हम लोग हुए। अभी सिविल में और लोगों को पता लगेगा। एंड आई एम वेरी श्योर सर कि जो यूथ है जो देख रहा है वो आएगा और शायद आपके साथ फ्री फॉल कर ज्वाइन करेगा आपको। बिल्कुल, सबका स्वागत है सर, सबका स्वागत है। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा है। Before I forget, sir, I would also like to extend our gratitude to Sky High, sir. Sky High India बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। ये जो एडवेंचर है, लोग पता नहीं कहाँ जा करके इतना पैसा खर्च करके देते हैं। यहाँ जब आप जैसे चीफ इंस्ट्रक्टर हैं सर, इतने एक्सपीरियंस के साथ, जब मैं तो ये एग्जांपल देना चाहता हूँ, जब 80 जंप में मैं जंप कर चुका हूँ सर के साथ। सो दिस इज़ द प्लेस यू शुड ऑल कम। एंड इंडिया के अंदर है सर, मेक इन इंडिया सब कुछ। तो अभी एम यही है कि जो जिस चीज़ के लिए हम लोग बाहर जा रहे हैं वो सब हमारे देश वालों को यहाँ मिले, और सेफ एनवायरनमेंट मिले, और रीजनेबल। बिल्कुल, द कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं सर। हाँ, मतलब उसको यही मतलब मकसद यही है, और उसी डायरेक्शन में काम हो रहा है। एंड जिन्होंने किया नहीं है, देयर इज नो एडवेंचर लाइक स्काई डाइविंग। सीरियसली कोई एडवेंचर है ही नहीं, वो थ्रिल। मैं फौज छोड़ के कर रहा हूँ तो तभी कुछ आप तो कर है। रहे हैं। किसी को अगर कोई शक है तो देख लो। फिर अगेन पर्सनल चॉइस की बात है, बट मेरे लिए तो है। नहीं सर, और हर जंप है, yes. और हर दिन है, हर क्षण है, एडवेंचर है। नहीं सर, आपकी पूरी टीम ऐसी ही है। मतलब जो राजन उस्ताद मिले, 3500 जंप्स, वो भी 65 साल पर सर। 65 years फिटनेस देखिए। पे वो हमारे इंस्ट्रक्टर थे सर जब मैंने बेसिक किया था सर। तो ये स्पोर्ट ही ऐसा है कि यहाँ पे आपको टॉप मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस बना के रखनी पड़ती है, अदरवाइज आप उस स्पोर्ट में रह नहीं सकते। तो ये मेरे लिए तो अच्छा है। इंटेंस एनवायरनमेंट, इंटेंस फिजिकल फिटनेस, एक्सट्रीम्स। नहीं सर, सभी के लिए अच्छा है सर। दिल्ली से 2 घंटे की दूरी पर सुबह आकर दोपहर में जंप करके वापस जाया जा सकता है आराम से। टैंडम जंप में कर सकते हैं।
In the end, sir, thank you so much once again, sir. We really enjoyed, and thank you so much for looking after all of us, sir. ये Most जो welcome. 2 दिन हमने बिताया, sir, we are going to remember them for all. And I'm sure, sir, you'll be changing so many lives. मुझे कोई शक नहीं है, sir. ऐसा होता है आपकी तो बहुत life- अच्छा है। नहीं नहीं बिल्कुल है, sir. You'll be making so much a difference to the country, sir. ऐसा होता है तो बहुत अच्छा है, खुशी होगी मेरे को। Thank you so much, sir.